Hello dear students, hope you all are fine. So today we are going to start our first chapter of one shot बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस. सो कुछ बच्चों की डिमांड ऐसी आई है कि हमें माइंड मैप से पढ़ना है, तो सबसे पहले हम चैप्टर का माइंड मैप ही स्टडी करने वाले हैं. सो माइंड मैप में आपको बहुत ही हेल्प होगी क्योंकि उसमें आपका सारा ही चैप्टर जो है वो कवर हो जाएगा. तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, माइंड मैप से ही हम स्टार्ट करेंगे. सो हम बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की. बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो एंड टेक्नोलॉजी. बायो मीन्स लिविंग एंड टेक्नोलॉजी मीन्स टेक्निक. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज कर रहे हैं और टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड प्रोडक्ट. कुछ डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए हम इन टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज कर रहे हैं, उसे हम क्या कह रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी. तो सबसे पहले हमें इनके प्रिंसिपल पता होने चाहिए. कोर प्रिंसिपल के बारे में हमें इसके पता होना चाहिए. सो व्हाट इज कोर प्रिंसिपल? यहाँ पर हमारे दो प्रिंसिपल आएंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड सेकंड होगा हमारा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग. सो जेनेटिक इंजीनियरिंग, जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, इंजीनियरिंग मतलब हम कुछ मॉडिफाइड कर रहे हैं बेसिकली, एंड जेनेटिक यानी कि हम जीन्स की मॉडिफिकेशन कर रहे हैं. तो इसमें आप क्या कर रहे हो, डीएनए या आरएनए को अल्टर कर रहे हो, उसमें चेंज ला रहे हो ताकि आप अपना कुछ प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करवा सको. बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जब हम क्या कर रहे हैं, स्टरलाइजेशन कर रहे हैं. स्टरलाइजेशन यानी कि हम एसेप्टिक कंडीशंस को मेंटेन कर रहे हैं. अब सपोज कीजिए आप कुछ बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं एंड आप वो बैक्टीरिया जो ग्रो कर रहे हैं उसके साथ कोई और बैक्टीरिया ग्रो हो गया, तो आप क्या ऐसा चाहेंगे? नहीं, हमें कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया ही तो ग्रो करना होगा ना, तो हमें किसी और बैक्टीरिया की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो इसलिए बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में एसेप्टिक कंडीशन मेंटेन की जाती हैं ताकि हम हमारा डिजायर्ड बैक्टीरिया को ही ग्रो करवा सके, कोई और बैक्टीरिया या कोई और चीज वहां पर ग्रो ना हो सके. सो ये दो क्या है हमारे मेन कोर प्रिंसिपल. इसके अलावा आपको पता होना चाहिए फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो किसने कंस्ट्रक्ट किया था, दैट इज हर्बर्ट बॉयर एंड स्टेनले कोहेन. अब इन्होंने कैसे कंस्ट्रक्ट किया था वो तो हम आगे लेक्चर में देखेंगे ही, बट अभी आप ये समझिए कि हर्बर्ट बॉयर ने क्या किया था, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो कि कट लगाने के लिए नेसेसरी थे एंड प्लाज्मिड जिसमें हम अपनी डिजायर्ड डीएनए को ऐड कर रहे थे, उसको उन्होंने आइसोलेट किया था. तो ये दो मेन काम इन दो साइंटिस्ट ने किए थे. देन हमारे पास आ जाते हैं टूल्स फॉर आर डीएनए टेक्नोलॉजी. आर डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए आपके क्या क्या टूल्स रहेंगे? तो सबसे पहला टूल हमारे पास क्या आएगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. हमें कट लगवाना है तो एंजाइम तो चाहिए होगा ना डीएनए को तोड़ने के लिए. हम इतना बड़ा लॉन्ग पीस ऑफ डीएनए नहीं कंसीडर कर सकते हैं, हमें उसमें से हमारी डिजायर्ड जीन चाहिए, जो जीन हमें चाहिए. तो उस पूरे लॉन्ग डीएनए में से हम कुछ पोर्शन, कुछ फ्रेगमेंट जो है उसको कट करते हैं. देन वेक्टर, थर्ड इज ligase enzyme. Ligase enzyme is used for joining two different DNA. Fourth is DNA polymerase enzyme. DNA polymerase बेसिकली क्या करेगा, अब सपोज कोई भी आपकी सीक्वेंस है, ये ऐसे ATCG ये सीक्वेंस है आपकी, तो इसमें आपके इन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने का काम कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज. तो यहाँ पर जैसे सपोज A ऐड कर दिया, T ऐड कर दिया, तो ये एडिशन किसकी हेल्प से हो रहा है, पॉलीमरेज की हेल्प से. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग,
होस्ट जिसमें हमारा जो डिजायर्ड डीएनए है वो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो हम इंट्रोड्यूस कराएंगे एंड वो उसके अंदर क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा। ये थे हमारे टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा हमारे पास क्या आता है, हमने ये सब कर लिया, अब कुछ स्टेप्स तो होंगे ना कि कैसे कैसे करना है बेसिकली। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन। आप क्या कर रहे हो, अपने डिजायर्ड जीन को आइडेंटिफाई कर रहे हो एंड देन आइडेंटिफाई करने के बाद सेकेंड स्टेप हमारा क्या रहेगा, आइसोलेशन। उस डीएनए को, उस डिजायर्ड डीएनए को आप न्यूक्लियस से एक्सट्रैक्ट करोगे। उस न्यूक्लियस से एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको पहले सेल की वॉल को तोड़ना होगा। जैसे सपोज ये सेल है, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है और यहाँ आपका डीएनए पड़ा है, ठीक है। तो आप पहले इस वॉल को तोड़ोगे तभी तो न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर पाओगे, तो इसलिए हम पहले सेल वॉल को ब्रेक करने का काम करेंगे। देन आइसोलेशन करने के बाद हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प से कट लगवाएंगे। जो हमारा डिजायर्ड जीन है उसको आइसोलेट कर लिया, कट लगवाएंगे। सेम हम क्या करेंगे प्लाज्मिड के लिए, प्लाज्मिड को आइसोलेट करवाएंगे, प्लाज्मिड पे कट लगवाएंगे। देन कट लगवाने के बाद लाइगेज एंजाइम हम यूज करके ज्वाइन करेंगे टू डिफरेंट डीएनए को, ठीक है। दो डिफरेंट डीएनए को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। अब आपने डीएनए ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा क्या प्रोड्यूस हुआ है, आरडीएनए यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए फिर होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, होस्ट को रेप्लिकेशन के लिए छोड़ रहे हैं। मेंटेन करेंगे हम हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड ये जो होस्ट है ये जब रेप्लिकेशन करेगा तो ये मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करेगा एंड रिप्रोडक्शन करके ये मल्टीपल कॉपीज जो है वो अपने डॉटर सेल्स में भेज देगा। इस तरह से हमारा ये प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होता है। अब इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे कि हमारे पास कुछ टेक्निक्स आएंगी जिनकी अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल सेपरेशन करना होगा। क्या करेंगे हम, जब हमने हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स जो हैं वो बना लिए, डीएनए फ्रेगमेंट्स आ गए। अब डीएनए फ्रेगमेंट्स आने के बाद एक इस तरह का वेल होता है, ये एक इस तरह का सिस्टम होता है जिसमें कुछ वेल्स होते हैं। इन वेल्स से हम हमारा डीएनए पोर कर देते हैं एंड वो डीएनए साइज के बेसिस पे मूव करना स्टार्ट कर देता है, ये मूवमेंट करनी स्टार्ट कर देगा। तो ये साइज के बेसिस पे हम उसको सेपरेट आउट करवा लेते हैं फ्रेगमेंट्स को। दिस टेक्निक इज कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मैं बेसिक चीजें बता रही हूँ। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किस लिए यूज हो रहा है, ताकि हम दो डीएनए, जो भी आपके डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उनको क्या कर सके, सेपरेट आउट कर सके। तो ये बेसिकली आपके सेपरेशन के लिए यूज हो रहा है। एंड देन फिर कुछ स्टेन का यूज करके, इथीडियम ब्रोमाइड का यूज करके हम क्या करते हैं, इनको विजुअलाइज करते हैं, इनको देखते हैं। नेक्स्ट टेक्निक की अगर हम बात करें तो अब आपका जो यहाँ पर आपने डीएनए आइसोलेट किया था, सपोज कि कोई क्राइम सीन हुआ है, कहीं पे कुछ हुआ है, वहां पर जो क्रिमिनल है उसका कुछ भी ब्लड या हेयर फॉलिकल जो है वो पाया गया। अब आपको क्या करना है, वो हेयर फॉलिकल जो आपको मिला है वो बहुत ही कम अमाउंट में, उसमें बहुत ही कम अमाउंट में डीएनए होगा। हमें उस डीएनए को लार्ज अमाउंट में चाहिए। अगर वो कल को गुम भी हो गया हेयर फॉलिकल तो हमारे पास डीएनए तो होना चाहिए ना। तो वो डीएनए जो है उसको हम क्या करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे, यानी कि उसको लार्ज नंबर में प्रोड्यूस करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक टेक्निक होती है, दैट इज पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है हम यूज करेंगे टू एम्पलीफाई आर डीएनए। डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। देन हमें अगर होस्ट के अंदर हमारा जो डीएनए है वो इंट्रोड्यूस करवाना है
तो होस्ट में ऐसे कैसे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। जब हम अपना डीएनए आइसोलेट कर रहे थे तब भी हमने क्या कहा कि हम उसको सेल वॉल को ब्रेक करके निकालेंगे पहले, तो इसको भी तो ऐसे कॉम्पिटेंट बनाना होगा ना। कॉम्पिटेंट मीन्स ताकि वो आपका डीएनए टेकअप कर ले, तो इसको भी ऐसा बनाना होगा। उसको बनाने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे कि बायोलिस्टिक, जिसको हम जीन गन भी बोलेंगे, माइक्रो इंजेक्शन, इसके अलावा हमारे पास वेक्टर एग्रोबैक्टीरियम जो है, एग्रोबैक्टीरियम के थ्रू हम कर सकते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन के थ्रू हम ये कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स है जिससे हम क्या करते हैं, हम हमारा डीएनए होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं बेसिकली। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब ये सब कुछ हो गया, हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बन गया। अब प्रोडक्ट के बनने के बाद उस प्रोडक्ट को अगर आपको लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करना है, तो लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ फर्मेंटर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं और उनको बोलते हैं बायोरिएक्टर्स। These fermenters are called bioreactors. बायोरिएक्टर्स हम दो तरह के पढ़ेंगे, स्टर टैंक बायोरिएक्टर एंड स्पार्जर टैंक बायोरिएक्टर, वो हम आगे देखते हैं। बायोरिएक्टर कर क्या रहे हैं, बेसिकली आपके जो प्रोडक्ट है उसको लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से समझना है, जो आप पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यूज कर रहे हो उसमें आप डीएनए को एम्पलीफाई कर रहे हो, उसको लार्ज स्केल में बना रहे हो, बट लेकिन बायोरिएक्टर आपके प्रोडक्ट को, जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए आया है उसको ये लार्ज स्केल पे, उससे जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको ये लार्ज स्केल पे क्या करेगा, प्रोड्यूस करवाने का काम करेगा। सो कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में। तो ये हमारा एक छोटा सा बेसिकली माइंड मैप जिसको हम कह सकते हैं, इसमें हमने सब कुछ नहीं समझा है, ये टर्म्स ऑब्वियसली मैं आपको एक स्लाइड पे नहीं समझा सकती हूँ, हम इसकी आगे बात करेंगे, बट लेकिन ये ऑलमोस्ट चैप्टर है। हाँ, एक चीज और यहाँ पर रह गई, बायोरिएक्टर्स के बाद प्रोडक्ट तो बना लिया, उसको मार्केट में भी तो बेचना होगा, तो उसको मार्केट में बेचने के लिए हम एक प्रोसेस करते हैं जिसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। ये जो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस है, इसमें हम प्रोडक्ट को आइसोलेट करेंगे, सेपरेट आउट करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, पैक करेंगे एंड मार्केट में हम इसको भेज देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब हमारा चैप्टर की शुरुआत करते हैं, एक एक करके सभी चीजों को डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशंस लिखी हुई हैं आपके लिए, ताकि आपके नोट्स भी साथ के साथ बन जाएं। सो बायोटेक्नोलॉजी मैंने अभी आपको बताया कि हम क्या कर रहे हैं, बायो मीन्स लिविंग, टेक्नोलॉजी मीन्स टेक्निक। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, कुछ डिजायर्ड प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए बेनिफिशियल हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी इज अ टेक्निक यूजिंग लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और देयर एंजाइम टू प्रोड्यूस डिजायर्ड प्रोडक्ट आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमंस। ह्यूमंस के लिए जो है ये हमारे बेनिफिशियल होंगे। अब ये जो बायोटेक्नोलॉजी टर्म है, हमारे साइंटिस्ट थे कार्ल अर्की, उन्होंने दी थी ये 1990 के अंदर। नेक्स्ट चीज क्या आती है हमारे पास, एक फेडरेशन है हमारी जिसको हम EFB बोलते हैं। EFB स्टैंड्स फॉर यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब इन्होंने आपको क्या कहा, जितनी भी आपकी नेचुरल साइंसेज हैं, जितनी भी हमारी नेचुरल साइंस है, नेचुरल साइंस में हमारे पास क्या आ जाएगा, इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, ये जितनी भी हमारे पास साइंसेज है, इनका इंटीग्रेशन यानी कि इनको कंबाइन करके हम कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी। तो EFB जो हमारी थी, उन्होंने अपनी ही एक बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन दी थी। तो वो क्या है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, biotechnology is the integration of natural science to produce product useful for human welfare. देन कुछ कोर प्रिंसिपल जो मैंने आपको पहले भी बताए माइंड मैप्स में, कोर प्रिंसिपल हमारे पास दो हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो
इंजीनियरिंग अगेन मॉडिफाइड कर रहे हैं हम, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं इंजीनियरिंग में, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। जेनेटिक यानी कि जेनेटिक मेकअप का, जेनेटिक मेकअप हमारा किसका बना है, डीएनए एंड आरएनए का। तो या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, उसको हम क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, और मॉडिफाई करके हम अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है वो बना रहे हैं। अब क्योंकि आपने मॉडिफिकेशन की है डीएनए के अंदर, डीएनए पे जीन्स होती हैं, और वो जो जीन्स हैं आपकी वो रिस्पॉन्सिबल होंगी आपके फिनोटिपिक करेक्टर के लिए। नाउ व्हाट इज फिनोटिपिक करेक्टर? फिनोटिपिक करेक्टर इज बेसिकली योर आउटर करेक्टर, ठीक है। उसमें आपके जो एक्सप्रेशन है, मतलब सपोज कोई जीन है आर करके, कोई जीन है हमारी, बेसिकली ये जीन रिस्पॉन्सिबल है ब्राउन कलर आई के लिए सपोज, ठीक है। वैसे हम यहाँ पे बी भी मेंशन कर सकते हैं क्योंकि हमने ब्राउन कलर आई लिया है। तो सपोज बी जो कोई जीन है जो कि आपकी ब्राउन आई को रिप्रेजेंट कर रही है, उसमें क्या कर दी गई, मॉडिफिकेशन कर दी गई, उसको रिप्लेस कर दिया छोटी बी से, ठीक है। अब ये जो स्मॉल बी है ये रिप्रेजेंट करती थी ब्लैक आई कलर को, तो ये चेंज हो जाएगा क्योंकि आपने जीन को अल्टर कर दिया। जीन को अल्टर करने की वजह से ये जीन को आपने इस जीन से रिप्लेस कर दिया, तो आप फिनोटिपिक करेक्टर क्या शो होगा, ब्लैक। तो फिनोटिपिक करेक्टर में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है जब भी आप जीन को अल्टर करते हो। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक टू अल्टर डीएनए आरएनए टू इंट्रोड्यूस इट इनटू द होस्ट सेल एंड चेंज द फिनोटिपिक करेक्टर। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही दिया कि अगर कोई आप बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे हो, आप वही बैक्टीरिया को ग्रो करना चाहोगे, आप नहीं चाहोगे कि कोई और बैक्टीरिया जो है उसमें आकर ग्रो करे। कोई भी आप पेट्री डिश में बैक्टीरिया की ग्रोथ करवा रहे हो, आप नहीं चाहोगे कि बाहर से कोई दूसरे टाइप का बैक्टीरिया यहाँ पर आकर ग्रो हो, ऐसा नहीं करेंगे। तो हमें क्या करनी है, एसेप्टिक कंडीशंस को मेंटेन करना है, स्टरलाइजेशन कंडीशन को मेंटेन करना है। तो एसेप्टिक कंडीशन हैव टू बी मेंटेन टू ग्रो ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब ऑन लार्ज स्केल। डिजायर्ड माइक्रोब को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करने के लिए हम एसेप्टिक कंडीशन यूज करेंगे। देन हमारे पास आता है स्टेप्स आइडेंटिफाइड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप क्या स्टेप्स जो है वो आइडेंटिफाई इन्वॉल्व है बेसिकली, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग करानी है तो पहले डीएनए चाहिए होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो डीएनए को आइडेंटिफाई करेंगे, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, आइडेंटिफाई द डीएनए। अब डीएनए को आइडेंटिफाई कर लिया आपने, वही सब करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लगाएंगे, लाइगेज एंजाइम लगाएंगे, आरडीएनए बना लेंगे हमारा। आरडीएनए बनाने के बाद हम उसको क्या करेंगे, होस्ट में इंट्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है। तो हम इसको होस्ट में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। इंट्रोड्यूस कराने के बाद हम मेंटेन करेंगे होस्ट सेल के अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एंड जब वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए रेप्लिकेट कर जाएगा, यानी कि उस बैक्टीरिया के अंदर अपनी मल्टीपल कॉपीज बना लेगा, तो इन जीन्स का क्या कर देंगे, जीन ट्रांसफर, ठीक है। तो यहां थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, मेंटेनेंस ऑफ डीएनए एंड देन जीन ट्रांसफर। तो ये पूरा प्रोसेस हम क्या कर रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था। तो हमारे दो साइंटिस्ट थे, हर्बर्ट बॉयर एंड स्टैनली कोहेन, जिन्होंने 1972 के अंदर हमारा फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो कंस्ट्रक्ट किया था। अब इन्होंने क्या किया बेसिकली, इसको समझो। जो हर्बर्ट थे उन्होंने बैक्टीरिया, इकोलाई बैक्टीरिया में से एक प्रॉपर्टी देखी कि इसके पास एक एंजाइम है जो कि क्या है हमारा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसके पास पाया जाता है। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो इकोलाई के पास है, इसी का इन्होंने क्या किया, यूज किया, इसको ले लिया। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता था, कट लगवाता था।
कोई भी डीएनए की सीक्वेंस है, ये डीएनए की सीक्वेंस है, इसमें इन फ्रेगमेंट्स में कट लगवा रहा है, इनको तोड़ रहा है, जितना आपको डिजायर्ड पोर्शन चाहिए कुछ स्पेसिफिक साइट से क्या कर देता है, कट लगवा देता है। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट लगवा रहा है, इसको यूज कर लिया। जो हमारे स्टेनले कोहेन थे उन्होंने क्या किया, बेसिकली प्लाज्मिड, प्लाज्मिड अब सबको आपको पता होगा, बेसिकली ये आपका बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के पास अपना डीएनए तो होता ही है, पर उसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होता है, जो कि ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग होता है। ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग दैट मीन्स सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, खुद से रेप्लिकेट हो जाता है। तो ये जो डीएनए है ये हमारा किसका डीएनए है, प्लाज्मिड है। ये बेसिकली एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो पार्ट है ये क्या है, हमारा प्लाज्मिड है। अब ये बैक्टीरिया के अंदर था, ठीक है, तो इसको इन्होंने क्या किया, आइसोलेट किया, यानी कि बाहर निकाला। एंड बाहर निकालने के बाद ये कोई और टाइप का हमारा बैक्टीरिया था। वेट, इसको हम कहीं और बना लेते हैं क्योंकि पीपीटी शेयर करनी होगी। ये हमारा दूसरे टाइप का बैक्टीरिया था। इस बैक्टीरिया में हम इस सेम प्लाज्मिड को री इंसर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दोबारा से इंसर्ट कर रहे हैं। बट जो प्लाज्मिड जो पहले था वो प्लाज्मिड सेम है, बैक्टीरिया चेंज हो गया। ये टाइप 1 कोई भी बैक्टीरिया है फॉर एग्जांपल, और ये टाइप 2 कोई और बैक्टीरिया है। ठीक है, हमने प्लाज्मिड आइसोलेट किया, आइसोलेट करके री इंसर्ट कर दिया। तो ये प्रॉपर्टी उन्होंने देखी थी, यूज की थी। इन्हीं प्रॉपर्टी को यूज करके उन्होंने फर्दर जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड को होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। सो अगर हम बात करें तो हर्बर्ट ने क्या किया, कट लगवा दिया, ये आ गया हमारा। ऐसे ही जो प्लाज्मिड का डीएनए है, प्लाज्मिड के डीएनए पे भी कट लगवा दिया। अब इन दोनों को इन्होंने क्या कर दिया, जोड़ दिया यूजिंग अ लाइगेज एंजाइम। तो ये प्लाज्मिड का डीएनए और ये आपका डिजायर्ड डीएनए जुड़ गया। इसको अब हमने क्या कर दिया, होस्ट के अंदर, होस्ट बैक्टीरिया के अंदर इसको हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। ये जो आपका डीएनए आया है इसको हमने होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो ये सब जो है इन्होंने मिलकर किया था दोनों ने। प्लस इसके अलावा इन्होंने एक और बैक्टीरिया पे, सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम पे वर्क किया था। इन्होंने उसमें भी जो प्लाज्मिड है उस प्लाज्मिड को आइडेंटिफाई किया था। सो प्लाज्मिड की डेफिनेशन भी यहाँ पर मेंशन है, ऑटोनोमसली रेप्लिकेशन, यानी कि आपका सेल्फ रेप्लिकेशन शो करती है, सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो ये सर्कुलर है और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, क्योंकि पहले से एक डीएनए वहां पर प्रेजेंट है। वॉज आइडेंटिफाइड, इसको आइडेंटिफाई किया। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प से डिजायर्ड डीएनए पर स्पेसिफिक लोकेशंस पर हमने क्या कर दिया, कट लगवा दिया कट। अब ये जो डीएनए आया है इसको हम प्लाज्मिड डीएनए के साथ लिंक कर रहे हैं। ये डीएनए था हमारा सोर्स डीएनए, इसको हम क्या कर रहे हैं, प्लाज्मिड डीएनए के साथ लिंक कर रहे हैं एंड देन उसको ई कोलाई होस्ट के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं फॉर रेप्लिकेशन। यही पूरा प्रोसीजर मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। यहां पर आपको प्लाज्मिड का ही स्ट्रक्चर दिखाया है बेसिकली। ये क्या हो रही है, आपकी जो जीन आपने कट लगवाया है ये वाला पार्ट जो है वो निकल रहा है और यहाँ पर आपका कोई और पार्ट आकर ऐड हो सकता है बेसिकली। देन हमारे पास क्या है, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए हमें क्या क्या टूल्स चाहिए उसके बारे में हमने बात की थी। सबसे पहले हमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स चाहिए होंगे, वेक्टर चाहिए होंगे, लाइगेज एंजाइम चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट होस्ट चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। अभी हमने जैसे बात की कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या है, बेसिकली आपके डीएनए में, थोड़ा सा गलत बन गया कोई बात नहीं, आपके डीएनए में कट लगवाने का काम कर रहे हैं। ये फ्रेगमेंट हमारा डिजायर्ड फ्रेगमेंट है। ठीक है, कट लगवा दिया तो हम क्या कर रहे हैं, यूज्ड फॉर कटिंग। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किस लिए यूज हो रहे हैं, कटिंग के लिए यूज हो रहे हैं। अब क्योंकि कट कर रहे हैं ना तो इनको हम क्या बोल देंगे, सीजर्स बोल देंगे।
इसलिए ऑल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर। अब क्या होता है कि बैक्टीरिया में, ये आपका बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के ऊपर आपका बैक्टीरियोफाज एक्ट कर रहा है। ये हमारा बैक्टीरियोफाज है, हमने 11th में पढ़ा है। ये बैक्टीरियोफाज अपना जो डीएनए है, ये इसका जो डीएनए है, ये इस बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर रहा है। ठीक है, कर दिया इसने इंसर्ट। अब बैक्टीरिया के अंदर भी अपना डीएनए है। ठीक है, तो ये जो डीएनए हमारा इंसर्ट हुआ है, ये क्या कॉज कर रहा है? ये इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, कोई डिसीज कॉज करने आया है बैक्टीरियोफाज। तो बैक्टीरिया ने क्या किया? एक डिफेंस मैकेनिज्म अपनाया। वो डिफेंस मैकेनिज्म क्या था? एक तो इस बैक्टीरिया के पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ठीक है भाई, बैक्टीरिया के पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, दैट मीन्स ये तोड़ सकता है आप इस डीएनए को, बट लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्या पता कि इस डीएनए को तोड़ना है या इस डीएनए को तोड़ना है, वो तो कहीं पर भी कट लगा देगा। तो बैक्टीरिया ने अपने अंदर एक मॉडिफिकेशन करी और अपना जो जी और ए वाला ग्रुप होता है ना, जी और ए, वहां पर इन्होंने क्या कर लिया? मिथाइल ग्रुप का एडिशन कर लिया, CH3 ग्रुप का एडिशन कर लिया। एंड ये CH3 ग्रुप किसके पास है? अब हर जगह पे जहां पे भी सीक्वेंस होगी वहां पर हर जगह पे आपका CH3 ग्रुप पाया जाएगा। तो ये जो CH3 ग्रुप आया है, इसके पास तो नहीं है, जो बैक्टीरियोफाज का डीएनए था उसमें ये CH3 ग्रुप नहीं है। तो अब आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है कि उसको किस पे कट लगाना है। उसको ये CH3 वाले पे कट नहीं लगाना है, उसको कट कहाँ लगाना है? हमारे बैक्टीरियोफाज के डीएनए पे। तो वो उसको कट कर देगा। अगर कट कर दिया तो डीएनए रेप्लिकेट नहीं होगा, रेप्लिकेट नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपका डिसीज कॉज नहीं करेगा। तो बैक्टीरिया, फाउंड इन बैक्टीरिया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया के पास है और ये कब? डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये डिफेंस मैकेनिज्म में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लग रहा है ना हमारा। जो फर्स्ट एंडोन्यूक्लियस, अब इसको बताने से पहले हम आगे चलते हैं कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो हमारी न्यूक्लिएजेस क्लास से बिलोंग करते हैं। न्यूक्लिक एसिड पे वर्क कर रहे हैं, बेसिकली न्यूक्लिक एसिड को तोड़ रहे हैं ना, इसलिए न्यूक्लिएजेस क्लास से ये क्या कर रहे हैं? बिलोंग कर रहे हैं। ये दो तरह के है हमारे पास, एक्सोन्यूक्लिएजेस एंड एंडोन्यूक्लिएजेस। ठीक है, सो एक्सोन्यूक्लिएजेस की बात करें तो हमारे पास क्या है? सपोज ये कोई आपके पास सीक्वेंस है, GAATTC, सिमिलर सीक्वेंस जो है नीचे G, C के साथ G कंबाइन करता है, T के साथ A के साथ T और G के साथ C। ठीक है, अब क्या हो रहा है? अगर एक्सोन्यूक्लियस एक्ट कर रहे हैं तो ये क्या करेंगे? ये आपका कट लगवाएंगे G और A के बीच में, यहां पर कट लगेगा। G और A के बीच में ये क्या कर रहे हैं? कट लगवा रहे हैं। ऐसे जब कट लगते हैं अवे फ्रॉम सेंटर या एंड पे जो कट लग रहे हैं, इनको हम क्या बोल रहे हैं? किसकी हेल्प से लग रहे हैं? एक्सोन्यूक्लियेजेस की हेल्प से लग रहे हैं। ठीक है, और अगर कोई सीक्वेंस में GAATTC, अगर किसी सीक्वेंस के अंदर आपका कट सेंटर से लग रहा है, ठीक है, ये कट कहां से लग रहा है? बिल्कुल सेंटर से लग रहा है, 6 बेस पेयर के सेंटर से लग रहा है, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे? एंडोन्यूक्लिएजेस। तो ये टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, एक्सोन्यूक्लिएजेस एंड एंडोन्यूक्लिएजेस। अब अगर हम बात करें, ये जो आपकी आए हैं GAATTC, ये सीक्वेंस है, इधर भी GAATTC, कट लगवा रहे हो आप। तो कट लगवाते हुए क्या हो रहा है? ये अलग हो जाएगा, ये सीक्वेंस कैसे आ जाएगी? ऐसे G अलग हो गया, इधर कट लगेगा, यहां क्या होगा? G अलग होगा, ये ऐसे रह गया। ठीक है, तो अब हुआ क्या है? इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो ब्रेक होगी, इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो ब्रेक होगी।
तो यहाँ पर हमारी दो तरह की बॉन्डिंग्स ब्रेक होती हैं, एक फॉस्फो डायएस्टर बॉन्डिंग एंड दूसरी क्या है हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमें पता है कि न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं उन न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। C और G 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, A और T आपके 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अब अगर कट लग रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा एज वेल एज जो इनके बीच में बॉन्डिंग है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग वो ब्रेक होगी। पर अगर कोई कट जो है वो सेंटर से लग रहा है, ठीक है, तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, इधर भी ये आ गया और इधर भी ये आ गया, तो सिर्फ यहां पर जो A था और यहां पर जो A था इनके बीच में आपका जो बॉन्ड था वही टूटा होगा। ऐसे वाले बॉन्ड तो नहीं टूटे ना, यहाँ पर T है ये इसी के साथ जुड़ा हुआ है, इधर भी ये है ये भी T के साथ जुड़ा हुआ है, G है ये C के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये बॉन्ड एज इट इज है। तो सिर्फ कौन सा बॉन्ड टूटा, फॉस्फो डायएस्टर बॉन्ड, सिर्फ फॉस्फो डायएस्टर बॉन्ड जो है वो ब्रेक हुआ है। अब यहां पर जो एंड्स बनेंगे आपके वो एंड्स बनते हैं ब्लंट एंड्स, जो ये कट्स आए हैं इनको हम बोलते हैं ब्लंट एंड्स, और ये जो इस तरह के कट्स आए हैं इनको हम बोलते हैं स्टिकी एंड्स। सो यही मैंने वहां पर मेंशन किया है, एक्सोन्यूक्लियेसेस कट डीएनए अवे फ्रॉम सेंटर, कट फॉस्फोडाइएस्टर एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स, फॉर्म स्टिकी एंड्स। Then endonucleases cut the DNA from center, only phosphodiester bonds are cleaved, सिर्फ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड टूटेंगे एंड ब्लंट एंड्स की फॉर्मेशन होगी। तो अब आपको पता है कि एंडोन्यूक्लियेसिस क्या है, तो हमारा जो फर्स्ट एंडोन्यूक्लियेसिस था वो क्या था, HindII, ठीक है, HindII जो है वो हमारा फर्स्ट एंडोन्यूक्लियेसिस था। इसकी जो नॉमेनक्लेचर है हम आगे पढ़ेंगे। HindII इज बेसिकली हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे। अब ये जो है ये HindII जब ब्रेक होता है तो मतलब बेसिकली जो आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है HindII जब ब्रेक करेगा डीएनए को वो एक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, जिस सीक्वेंस को हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, ये आपका डीएनए है, इस डीएनए में मैंने ये सीक्वेंस लिखी है GAATTC, ये सीक्वेंस आप रट लो क्योंकि ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, आपसे पूछी जाएगी, सेम सीक्वेंस आपको मेंशन करके आनी है। सो GAATTC, इसके नीचे भी GAATTC, ठीक है। अब अगर आप इसको देखो, ये सपोज 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, इधर 5 प्राइम एंड है और इधर 3 प्राइम एंड है। अगर आप इस सीक्वेंस को एक तरफ से रीड कर रहे हो, इस तरफ से रीड कर रहे हो 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में, तो और इधर से 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में रीड कर रहे हो, तो क्या ये सीक्वेंस सेम है, GAATTC GAATTC, बिल्कुल सेम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम मॉम लिखते हैं, मॉम को अगर आप इस डायरेक्शन में पढ़ो तो भी सेम है, इस डायरेक्शन में पढ़ो तो भी सेम है। डैड लिख लो, मम्मी पापा दोनों को याद कर लेते हैं ना भाई, इधर से पढ़ो तो भी सेम है, इधर से पढ़ो तो भी सेम है, ठीक है। पापा को थोड़ी भूलना है, मम्मी भी जरूरी है पापा भी जरूरी है भाई, क्लियर। तो ये क्या है, हमारी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस है। तो हिंड जो 2 है या जो भी आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो आपके एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। देन हम आ जाते हैं नॉमेनक्लेचर पे। हमने क्या करना है, नॉमेनक्लेचर करना है। नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात करें तो पहले मैं आपको ये नॉमेनक्लेचर जो है एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। सपोज कोई चीज लिखी है ऐसे E को R1, ठीक है, ये लिखा है। अब इसमें जो E है आपका, ये पहला वर्ड, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे जीनस को। CO जो 2 वर्ड्स है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे स्पीशीज को,
ये हमने पढ़ा है सब 11th क्लास के अंदर। जीनस हमारा फर्स्ट लेटर होता है, स्पीशीज हमारा सेकंड लेटर होता है। अब आर की अगर हम बात करें, आर क्या है, स्ट्रेन है, ठीक है, स्ट्रेन है बेसिकली। एंड ये क्या है हमारा, 1 रोमन नंबर है। रोमन नंबर मतलब वो कब बेसिकली जो है वो आइडेंटिफाइड हुआ था, ठीक है, तो उसके बेसिस पे ये नंबर दिए हुए हैं। अब जीनस की बात करें, इकोलाई आपने पढ़ा हुआ है। इकोलाई एक बैक्टीरिया है, ठीक है, इसका ई उठा लिया, दैट मीन्स एस्चर्चिया उठा लिया, ठीक है, कोलाई, ठीक है, ये जीनस हो गया, ये स्पीशीज हो गया। आर उसका स्ट्रेन हो गया एंड 1 जो है उसका रोमन नंबर हो गया। ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। हिंड 2 पढ़ा अभी आपने। हिंड 2 में एच क्या है आपका, जीनस, एच स्टैंड्स फॉर हीमोफिलस, ठीक है, हीमोफिलस। आई एन स्टैंड्स फॉर इन्फ्लुएंजे, D is strain and 2 is Roman number। तो देखते हैं हमने क्या लिखा है वहां पर, नेमिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। आपके पास ये सीक्वेंस, ये आपके पास कोई नेम दिया हुआ है, इको RY13, ठीक है। अब इको तो वही है जी, फर्स्ट लेटर क्या है हमारा, जीनस, नेक्स्ट 2 लेटर्स जो है वो किसके है, स्पीशीज के। आर क्या है हमारा, बैक्टीरियल स्ट्रेन है। 1 क्या है हमारा, रोमन नंबर है, जो कि ऑर्डर शो करता है इन विच एंजाइम्स वर आइसोलेटेड। किस ऑर्डर में आपने उसको निकाला है, पहले ये निकला है, बाद में निकला है, कब निकला है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, रोमन नंबर बोल रहे हैं। अब यहां पर इकोलाई, एस्चर्चिया कोलाई, RY स्ट्रेन एंड 13 क्या हो गया हमारा, रोमन नंबर। अदर एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको, हिंड 2 हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे, BAMH1 बैसिलस अमाइलोलिक्विफेशियन, इको R2 इकोलाई R245। तो ये हमारे पास कुछ अदर एग्जांपल्स हैं नेमिंग के ही, ठीक है बच्चों। इजी है ना, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, इतना तो आसान है। अब ये जो डायग्राम है ये मैंने आपकी एनसीईआरटी से ही उठाया है, ठीक है। इसमें क्या है हमारे पास, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किस तरह से वर्क कर रहा है उसकी एक्टिविटी को बता रहा है। तो ये एंजाइम, ये वेक्टर डीएनए आपका, ये क्या है हमारे पास, वेक्टर डीएनए है। ये क्या है हमारे पास, फॉरेन डीएनए, जो कोई जिससे हमें डिजायर्ड जीन चाहिए है बेसिकली। अब इस वेक्टर डीएनए में कट लगवा दिया, देखो कट कहाँ लगा है, इस सीक्वेंस जी और ए के बीच में, इधर भी जी और ए के बीच में, और सीक्वेंस भी वही है हमारी GAATTC। तो यहाँ पर फॉरेन डीएनए, यहाँ पर भी हमारा क्या लगा है, कट लगा है। ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये इधर लगेगा जी और ए के बीच में, यहाँ नहीं है भाई कट, जी और ए के बीच में जो है ये कट लगा है। अब कट लगवा दिया, ये जो ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस प्रोड्यूस हुए इनको हम क्या बोल रहे हैं, स्टिकी एंड्स बोल रहे हैं। अब ये वाली सीक्वेंस जुड़ जाएगी यहां जाकर, ये देखो कंबाइन होगी, एक एल फॉर्म इसकी बनी, एक एल फॉर्म इसकी बनी, ठीक है। तो ये दोनों एल फॉर्म आपकी क्या कर गई, कंबाइन, एक सीधी एल फॉर्म है, एक इन्वर्टेड एल फॉर्म है, दोनों क्या कर गई हमारी, कंबाइन कर गई यूजिंग अ लाइगेज एंजाइम, ठीक है। 2 डीएनए को जोड़ दिया, कौन से एंजाइम का इस्तेमाल करके, लाइगेज एंजाइम का इस्तेमाल करके। अब ये जो हमारा डीएनए बना है इसको हम क्या बोल रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि आपने कंबाइन किया है दोबारा किसी के साथ डीएनए को, तो इसलिए इस डीएनए को क्या बोल रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करके आते हैं एग्जाम में, अगर आपको ये डायग्राम बनाने को आ जाता है, आपको याद ही नहीं रहता आपको ये डायग्राम बनाना है या एक और डायग्राम होता है, मैं दिखाती हूँ आपको, ये वाला, ये डायग्राम बनाए आते हैं बच्चे इसकी जगह। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, यही वाला डायग्राम बनाना है। कब बनाना है, जब आपको मेंशन होगा कि स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय द एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का एक्शन है तो ये वाला डायग्राम बनाना है,
ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। अगर आपको डीएनए फ्रेगमेंट्स का आइसोलेशन करना है, उसको सेपरेट आउट करना है, तो उसके लिए मैंने आपको एक टेक्निक बताई जिसको हम क्या कह रहे हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आओ पहले इसको समझते हैं। क्या है ये हमारे पास, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का सिस्टम है। यहां पर वेल्स बने हुए हैं, ठीक है, ये वेल्स बने हुए हैं हमारे पास। इन वेल्स के अंदर हम अपना डीएनए जो है वो पोर कर रहे हैं, ठीक है। एक तरफ आपका नेगेटिव चार्ज है, दूसरी तरफ आपका पॉजिटिव चार्ज है। इस एंड को हम बोल रहे हैं कैथोड, इस एंड को हम बोल रहे हैं एनोड, पॉजिटिव चार्ज वाले को। आपने पोर कर दिए, ठीक है। अब क्या हो रहा है, डीएनए जो है हमारा नेगेटिवली चार्ज है। डीएनए पे कैसा चार्ज होता है भाई, नेगेटिवली चार्ज होता है। ये जो डीएनए है नेगेटिवली चार्ज है, तो ये कहां जाएगा, पॉजिटिव की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो है, ये स्ट्रैंड्स आपके, ये स्ट्रैंड्स है, अलग अलग डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हैं। ये धीरे धीरे हम क्या करते जाएंगे, आगे की तरफ छोटे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो अभी बताती हूँ मैं आपको। अब ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये एक चीज पे बेस्ड होता है। किस चीज पे बेस्ड है, जो ये हम सेपरेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, सेपरेशन कर रहे हैं। अब अगर आपको साइज के बेसिस पे सेपरेट आउट करना है तो क्या होगा, कोई, चलो बड़ा तो नहीं लेते, मोटा और पतला इंसान का एग्जाम्पल ले लेते। कोई मोटा सा इंसान है, कैसे जाएगा, बड़े आराम से ऐसे जा रहा है, मटकता मटकता, ठीक है भाई। और कोई अगर पतला सा इंसान है, वो कैसे जाएगा, भागता हुआ फुल स्पीड में, उसके पास एनर्जी बहुत है, ठीक है। तो ये जो हमारा है बड़े वाला, ये लगा लो तुम कि ये मोटा इंसान है, ये जा रहा है बड़ी आराम आराम से, और जो पतले वाला है हमारा छोटा सा, वो जा रहा है फुल स्पीड में, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो लार्जर फ्रेगमेंट्स है वो तो रह जाएंगे यहीं पर, धीरे धीरे आ रहे हैं, और स्मॉलर फ्रेगमेंट्स विल मूव फास्टर, ठीक है। जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स है वो जल्दी पहुंच जाएंगे एनोड के एंड की तरफ। क्यों, क्योंकि हम साइज के बेसिस पे सेपरेशन कर रहे हैं। अब भाई अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये जा रहे हैं, इतना क्या इनको मतलब मिल रहा है, ये किस ऐसी क्या चीज है जो बिना अटके जाई जा रहे हैं। तो यहाँ पर होता है हमारा एक मैट्रिक्स या मीडियम, हम उसको कह देते हैं। ये मीडियम क्या है हमारा, एग्रोज। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्रोज जो है वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में मीडियम है, जो कि इस पूरी जगह पे होगा, और उसके ऊपर आपके डीएनए फ्रेगमेंट्स जो है वो जा रहे होंगे धीरे धीरे करके स्लाइड करते हुए, ठीक है। तो एग्रोज हमारा क्या है, मीडियम है, जिसपे आपकी ये जेल है बेसिकली, जिसपे आपके डीएनए फ्रेगमेंट्स जो है वो रन कर रहे हैं, ठीक है। अब एग्रोज जो है उसको हम सीवीड से, एग्रोज को हम क्या कर रहे हैं, सीवीड से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। आपने पढ़ा हुआ है एग्रोज वगैरह हमारे जो सीवीड्स है उनसे निकलते हैं, क्लास 11th में हमने स्टडी किया था, ठीक है। तो ये यूज हो रहा है ताकि ये जो फ्रेगमेंट्स है वो इजीली मूव कर पाए। अब ये लार्जर फ्रेगमेंट्स हैं, ये इधर की तरफ रह गए, और जो स्मॉलर वाले हैं वो जल्दी पहुंच गए। अब क्या करेंगे, ये आ गया सारा, अब देखेंगे कैसे, देखना भी तो है, इनको देखना बड़ा जरूरी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इथीडियम ब्रोमाइड नाम की एक स्टेन है, ये क्या है हमारे पास, एक स्टेन है इथीडियम ब्रोमाइड नाम की, इसका इस्तेमाल करेंगे। हमने इथीडियम ब्रोमाइड स्टेन लगा दी, प्लस यूवी रेडिएशंस भी चाहिए, ठीक है, यूवी रेडिएशंस भी लगा दी। तो हमें ये जो डीएनए के बैंड्स हैं ये कैसे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, ऑरेंज कलर के बैंड्स जो हैं वो दिखने स्टार्ट हो जाएंगे।
अब भाई कलर आ गया तो हम ये आसानी से देख सकते हैं। पहले कलर नहीं था, देखते कैसे, पहचानते कैसे? ठीक है, तो हम इसको आसानी से देख सकते हैं, इसलिए हमने इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन कर दिया। तो चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है पीछे हमने। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ टेक्निक फॉर सेपरेटिंग डीएनए फ्रेगमेंट्स बेस्ड ऑन देयर साइज। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, किसके बेसिस पे? साइज के बेसिस पे। डीएनए फ्रेगमेंट्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, मूव करेंगे टुवर्ड्स एनोड, क्योंकि एनोड जो है हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, थ्रू अ मीडियम और मैट्रिक्स कॉल्ड एग्रोज। एग्रोज के थ्रू मूव करेंगे, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स। सीवीड से हमने आइसोलेट किया। डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट आउट अकॉर्डिंग टू देयर साइज, हेंस स्मॉलर फ्रेगमेंट साइज द फार्दर इट मूव। जितना छोटा होगा उतना जल्दी ये आगे भागेगा। द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स आर विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग। स्टेन करने के बाद आप देख सकते हो स्टेन किससे कर रहे हैं? इथीडियम ब्रोमाइड से। किसका एक्सपोजर दे रहे हैं? यूवी रेडिएशन का एक्सपोजर दे रहे हैं, और उससे आपके फ्रेगमेंट्स जो है वो आपको ऑरेंज कलर के अपीयर हो जाएंगे। अब ये जो सेपरेटेड फ्रेगमेंट्स आए हैं आपके, इनको क्या करना है? हमने निकालना है, वहीं थोड़े पड़े रहने देना है, चाहिए है ना ये हमें। तो इनको हम क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, क्या कर रहे हैं? एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जेल पीस से। इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? इल्यूजन। दिस इज कॉल्ड इल्यूजन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस। नाउ जो प्यूरिफाइड डीएनए फ्रेगमेंट है उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ ज्वाइन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, प्लाज्मिड के साथ ज्वाइन करेंगे और फिर उसको होस्ट में मल्टीप्लिकेशन के लिए छोड़ देंगे। अब अगेन एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एनसीईआरटी की ही फिगर सारी हम यहाँ पे याद करेंगे। ये हमारी एनसीईआरटी की फिगर है, मैंने नीचे नाम भी उठाया है। क्या लिखा है यहाँ पर हमारे पास? A typical agarose gel electrophoresis showing migration of undigested। ध्यान से देखो, लेन 1 यानी कि ये जो लेन है आपकी, ये लेन 1 में अनडाइजेस्टेड है एंड डाइजेस्टेड सेट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स लेन 2 to 4। अब ये मैं आपको किस लिए बता रही हूँ? क्योंकि कई बार एनसीईआरटी बड़े खतरनाक क्वेश्चन दे देती है। मतलब होते तो बड़े आसान है पर आपको खतरनाक लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये चीज पढ़ते ही नहीं है। तो हमें क्या करना है? हर चीज को पढ़ना है। अब उसने देखो, अगर कुछ भी आपके केस स्टडी में क्वेश्चन आ गया कि लेन 1 में क्या शोर है, तो क्या बताओगे? पता होना चाहिए ना कि अनडाइजेस्टेड फ्रेगमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट है लेन 1 के अंदर, और लेन 2 to 4 में क्या है? आपके डाइजेस्टेड सेट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट है। तो ध्यान रखना ये फिगर। बाकी वही है, कैथोड एनोड आपके वेल्स है, ये लार्जेस्ट आगे रहेंगे, स्मॉलेस्ट एनोड के पास चले जाएंगे। ठीक है, और ये क्या है? हमारे डीएनए बैंड्स है। चले आगे, चलो भाई। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लोनिंग वेक्टर। कैसे आप क्लोन करवा रहे हो? क्लोनिंग वेक्टर, बेसिकली क्लोनिंग वेक्टर क्या है? ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है आपका? आपने एक व्हीकल की तरह लेना है उसको। मतलब जैसे आप उठे, आपको ट्यूशन जाना है, सुबह कहीं जाना है आपको, ठीक है। वैसे अब ट्यूशन जाने की तो जरूरत है नहीं, ठीक है, सब कुछ आपको ऑनलाइन में फ्री मिल रहा है। सो अगर आपको कहीं जाना है, ठीक है ना भाई, अगर आपको कहीं जाना है तो पापा को आपने उठा दिया, पापा ने उठाई एक्टिवा, या आप खुद ही चले गए, एक्टिवा उठाई आपने, एक्टिवा उठा के आप अपनी जगह पे पहुंच गए। तो आपने क्या किया? किसी व्हीकल का इस्तेमाल किया। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपने एक व्हीकल का इस्तेमाल किया। तो क्लोनिंग वेक्टर भी हमारा क्या है? एक व्हीकल है। वेक्टर आर द डीएनए मॉलिक्यूल। वेक्टर क्या है? ये हमारे डीएनए के ही मॉलिक्यूल है जो कि आपके फॉरेन डीएनए को कैरी करेंगे। ठीक है, अभी बनाया था ना हमने, ये प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड के साथ ये हमारा फॉरेन डीएनए ऐड हो गया। तो ये प्लाज्मिड क्या हो गया हमारा? वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर, व्हीकल की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा प्लाज्मिड जो है ये क्लोनिंग वेक्टर है। ये क्या कर रहा है? कैरी कर रहा है फॉरेन डीएनए सेगमेंट को होस्ट सेल के अंदर भेजने के लिए। अब दो एग्जांपल्स आते हैं यहाँ पर क्लोनिंग वेक्टर के। एक है हमारे पास प्लाज्मिड, दूसरा है हमारे पास बैक्टीरियोफाज। दो एग्जांपल है जिनको हम यूज करते हैं एज अ क्लोनिंग वेक्टर। प्लाज्मिड आपको पता चल गया, सेल्फ रेप्लिकेटिंग यानी कि ऑटोनोमसली सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल
डीएनए है। बैक्टीरियोफाज क्या है, ये भी आपने पढ़ा है अभी, ये बैक्टीरिया, ये वाला स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, बैक्टीरियोफाज है ये, ठीक है। तो क्या होता है, जब वायरसेस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, दीज आर वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियोफाजिस, उनको हम क्या बोल रहे हैं, बैक्टीरियोफाजिस बोल रहे हैं। बैक्टीरियोफाजिस को हम प्रेफर करते हैं क्लोनिंग के लिए। बेसिकली क्यों करते हैं हम ऐसा, ये क्वेश्चन भी आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई बैक्टीरियोफाज इज प्रेफर्ड ओवर प्लाज्मिड या किसी भी और क्लोनिंग वेक्टर के। तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि बैक्टीरियोफाज जो है उसमें उसका नंबर जो है वो सेल के अंदर ज्यादा होता है, प्लस उसका कॉपी नंबर भी हाई होता है। अब ये कॉपी नंबर क्या है, कॉपी नंबर क्या है, आपका एक ऐसा नंबर है जिसमें कॉपी ऑफ वेक्टर प्रेजेंट इन अ सेल, कि कितने वेक्टर, ये सेल है आपका, इस सेल के अंदर आपके कितने वेक्टर प्रेजेंट है, वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉपी नंबर। तो ये जो सेल है इसके पास हाई कॉपी नंबर है, एक ये सेल है इसके पास उतना हाई कॉपी नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें 2 ही वेक्टर है, इसमें बड़े सारे वेक्टर है, ठीक है। तो बैक्टीरियोफाज का कॉपी नंबर हाई होता है, ये जो है ये नियर अबाउट 1 to 100 कॉपीज जो हैं पर सेल के अंदर प्रेजेंट हो सकती हैं, ठीक है। इसलिए हम बैक्टीरियोफाज को प्रेफर करते हैं, यही सेम चीज आपने लिख के आनी है अपने आंसर में। बट जो बेस्ट नॉन वेक्टर है वो क्या है हमारा, प्लाज्मिड वेक्टर, ठीक है। प्रेफर किसको कर रहे हैं, बैक्टीरियोफाज को, पर बेस्ट नॉन क्या है जिसको हम ज्यादातर जानते हैं वो है हमारा प्लाज्मिड वेक्टर। प्लाज्मिड में अब आपके पास एग्जांपल है एक वेक्टर का, दैट इज PBr322। PBr322 जो है वो आर्टिफिशियली क्लोनिंग वेक्टर है, मतलब हमने उसको आर्टिफिशियली, मैन मेड है, हमने उसको सिंथेसाइज कराया आर्टिफिशियली, ठीक है। 1977 में बोलीवर एंड रॉड्रिग्यूज जो है हमारे 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने उसको क्या करवाया था, सिंथेसाइज कराया था, और ये हमारा क्या है, PBr322 का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इस स्ट्रक्चर में क्या है भाई हमारे पास, एक ये साइट आप देख रहे हो, इसको बोल रहे हैं हम ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से क्या है, ये वो जगह है जहां से आपका रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो इनिशिएट होगा, स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये कुछ और जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ये सब क्या है, हमारे सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं। ये है हमारी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, एम्पिसिलिन एट टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। हमारे सिलेक्टेबल मार्कर्स बहुत सारे हैं, PST1, PVU1, EcoR1, CLA1, HIND3, BAMH1, SLA1, PVU2, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पर आपको सिलेक्टेबल मार्कर्स दिए हुए हैं। सिलेक्टेबल मार्कर्स करेंगे क्या, आगे हम देखेंगे। अगर आपने क्या करना है, ये प्लाज्मिड था, ये हमारा क्या है, प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड के इस पोर्शन पे मैंने कट लगवा दिया, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके मैंने यहाँ पर कट लगवा दिया। कट लगवाने के बाद मैंने यहाँ पर अपना डिजायर्ड डीएनए ऐड कर दिया, तो जो पिछले वाली साइट थी, जो सिलेक्टेबल मार्कर था, वो कट गया होगा, और जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है वो आ गया होगा। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो बोल ही रहे हैं, पर इसको हम क्या कहेंगे कि अगर इसमें डिजायर्ड डीएनए ऐड हो गया है तो ये इसमें क्या, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है, दैट मीन्स कि वो डिजायर्ड डीएनए उसके अंदर चला गया है या नहीं गया है। तो इसको हम अभी क्या बोल रहे हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेंट है। ये क्या है हमारा, ट्रांसफॉर्मेंट है, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेंट है। अगर किसी में डिजायर्ड डीएनए आपका नहीं गया है, वो ऐसे का ऐसे ही पड़ा है प्लाज्मिड, ये क्या है हमारा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, इसके अंदर ट्रांसफॉर्म ही नहीं हुआ डिजायर्ड डीएनए। तो भाई अब आपको क्या करना है, सिलेक्शन करना है ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बीच में। वो किसकी हेल्प से करोगे आप, सिलेक्टेबल मार्कर्स की हेल्प से। तो सिलेक्टेबल मार्कर्स हमें बता देते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है, तो ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में हेल्प करेंगे। क्यों, क्योंकि ये साइट तो कटेगी तभी तो आपका डिजायर्ड डीएनए ऐड होगा, तो कट गई तो हम पहचान लेंगे। अभी देखेंगे आगे कैसे पहचानते हैं,
ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, इसी वेक्टर को हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन। ये थोड़ा सा चलो पहले पार्ट्स को समझ लेते हैं, या इसी पे कर लेते हैं कि वेक्टर्स इसी को ही समझ लेते हैं। अब ये आ गया है तो वेक्टर्स क्या है, बेसिकली आपको बता दिया कि ये आपके होस्ट में आपकी जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, उसको भेजने में हेल्प करेगा। तो ये प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, दोनों में होगा। ठीक है, बहुत सारे वेक्टर्स है जो कि क्लोनिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब प्लांट्स के केस में अगर हम बात करें तो हमारे पास एक एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसियन नाम का जो है वो बैक्टीरिया है, जिससे हमने प्लाज्मिड आइसोलेट किया है, और उस प्लाज्मिड को हम बोल रहे हैं टीआई प्लाज्मिड। इस टीआई प्लाज्मिड के पास प्रॉपर्टी है कि ये नॉर्मल सेल्स जो होते हैं उनको कैंसरस में कन्वर्ट कर देगा। अब कैंसरस सेल्स कैसे होते हैं, वो बहुत फास्ट ग्रोइंग होते हैं, ये बड़ी तेजी से ग्रो करेंगे, ये बड़ी जल्दी जल्दी ग्रो कर जाएंगे, यानी कि ये डिसीज फैला रहे हैं। पर हमें क्या करना है, हमें डिसीज नहीं फैलाना है प्लांट के अंदर। ठीक है, प्लांट को तो बचाना है। हम क्या कर रहे हैं, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, बस ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब जो इसका प्लाज्मिड है उसमें से टीडीएनए होता है उसके पास, तो हम क्या करते हैं, प्लाज्मिड में जो डिफेक्टिव जीन होती है जो कि डिसीज कॉज कर रही है, उसको क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। इसको हम और क्या बोल देते हैं, डिसआर्म्ड भी कर रहे हैं। ठीक है, उस जीन को हम निकाल रहे हैं ताकि वो डिसीज कॉज ना करे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये टीआई प्लाज्मिड का यूज कर रहे हैं एज अ क्लोनिंग वेक्टर। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन इज अ पैथोजन फॉर सेवरल डाइकॉट्स। प्लांट में ये पैथोजन है, डिसीज कॉज करेगा। क्या करेगा, अपना डिलीवर करता है पीस ऑफ अ डीएनए, जिसको हम टीडीएनए बोलते हैं। ठीक है, और विच ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल इनटू ट्यूमरस सेल। उसको नॉर्मल को ट्यूमरस सेल में कन्वर्ट कर देगा और आपके प्रोड्यूस करेगा केमिकल्स को अगेंस्ट द पैथोजेंस। पैथोजेंस के अगेंस्ट आपका क्या करेगा, केमिकल्स प्रोड्यूस करेगा, जिससे आपका पैथोजन जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे अपने वेक्टर को इस्तेमाल करने के लिए। देन रेट्रोवायरस, एडिनोवायरस, पेपिलोमावायरस, ये जो है ये हमारे किसके केस में यूज हो रहे हैं, एनिमल्स के केस में यूज हो रहे हैं। ठीक है, ये भी क्या करते हैं, इनके पास भी एबिलिटी है नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल्स में बदलने की। पर पहले इनको क्या कर रहे हैं, डिसआर्म कर रहे हैं, डिसीज नहीं फैला रहे ना, डिसआर्म्ड कर रहे हैं, एंड देन उसको यूज कर रहे हैं ट्रांसफर करने के लिए, अपने डिजायर्ड जीन को ट्रांसफर करने के लिए एनिमल सेल के अंदर। तो इस तरह से डिसआर्म करके हम उसको ट्रांसफर कर लेंगे जीन को। देन हमारे पास पार्ट्स आते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड की क्या क्या टाइप्स होंगी, पहला आपको बताया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, सिलेक्टेबल मार्कर्स होंगे, क्लोनिंग साइट होगी। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जिसको ORI भी बोलते हैं, ये रेप्लिकेशन के प्रोसेस को स्टार्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ORI जो है वो क्या करती है, कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करती है। कॉपी नंबर अभी हमने पढ़ा कि कितने नंबर ऑफ वेक्टर्स जो है वो प्रेजेंट होंगे विद इन अ सेल, तो कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करने का काम करती है। फॉर मेनी कॉपी नंबर ऑफ टारगेट डीएनए इट शुड बी क्लोन्ड इन अ वेक्टर हुज ओरिजिन सपोर्ट हाई कॉपी नंबर। अगर आपको ज्यादा कॉपी नंबर वाला वेक्टर चाहिए तो आपके पास, अगर आपको ज्यादा कॉपी नंबर वाला टारगेट डीएनए है तो आपको ज्यादा कॉपी नंबर वाला वेक्टर भी रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या है, ये सिलेक्ट करेंगे होस्ट सेल को विच कंटेन द वेक्टर, ट्रांसफॉर्मेंट कंटेन करेगा, एंड एलिमिनेट द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। जिसमें ट्रांसफर हो गया उसको चूज कर रहा है, और जिसमें ट्रांसफर नहीं हुआ है उसको वो वहां से बाहर निकाल के फेंक देगा। भाई तेरे को तो चाहिए ही नहीं, जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है उसको एलिमिनेट कर देंगे, चाहिए ही नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है, उसको क्यों रखेंगे। ठीक है ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से ऐसा होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या इज डिफाइंड एज द प्रोसीजर बाय विच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ बैक्टीरियल सेल। यही बताया था, कुछ भी नहीं है, डेफिनेशन याद करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे सिंपल है। ये आपका डीएनए है, इस डीएनए में हम क्या कर रहे हैं, प्लाज्मिड डीएनए में पीस ऑफ डीएनए इंट्रोड्यूस करा रहे हैं।
ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसको फिर हम बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो यही कह रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीजर बाय विच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस इनटू अ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल में उसको क्या करवा रहे हैं हम, इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। अब बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो आपके इनके सिलेक्टेबल मार्कर्स के साथ कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होंगे। वो क्या है हमारी, जैसे एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन, ये सब हमने पीछे देखी है। एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन हमने देखी है जो कि PBR 322 में प्रेजेंट है। फिर इकोलाई जो है उसके पास आपकी कोई भी रेजिस्टेंस जीन नहीं होती है अगेंस्ट, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होती है अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। देन नेक्स्ट आते हैं हमारे पास क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट की अगर हम बात करें तो ये क्या है, अगर किसी एलियन डीएनए को लिंक करना है, टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर रिक्वायर्ड अ वेरी फ्यू रिकॉग्निशन साइट। ठीक है, बहुत ही कम रिकॉग्निशन साइट चाहिए। अब सपोज करो ये कोई प्लाज्मिड है, वेक्टर है, यहां पर कोई सीक्वेंस है, वही लिख लेते हैं GAATTC, आपको भी याद हो जाएगी। यहां पर भी सीक्वेंस है GAATTC। ठीक है, अब आपने क्या लगाया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम छोड़ दिया। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, कट लगाने का काम करेगा। कहां लगाएगा, G और A के बीच में, इधर भी लगा सकता है G और A के बीच में। अगर इसने कट लगा दिया तो आपका प्लाज्मिड कैसा रह जाएगा, एक हिस्सा ये आएगा इतने वाला, ठीक है, एक हिस्सा इधर आएगा, ऐसे आ जाएगा। या यहां पर भी अगर एक और साइट ले लें GAATTC, तो ये यहां पे भी कट लगा देगा, एक जगह और तोड़ देते हैं। लो भाई, ये आपका यहां पर भी टूट गया, ये कट लग गया। अब ये क्या हो गया, प्लाज्मिड को ही तोड़ दिया हमने इतने सारे टुकड़ों में। तो रेप्लिकेशन कौन कराएगा, क्योंकि यही तो है हमारा सेल्फ रेप्लिकेटिंग। हमने तो सिर्फ एक जगह से तोड़ना था ना अपना डिजायर्ड डीएनए जोड़ने के लिए, पर ये तो बड़ी सारी जगह से टूट गया। ऐसा नहीं करना है बच्चों। क्या ध्यान रखना है कि आपका जो ये साइट्स है, ये रिकॉग्निशन साइट्स है, ये बहुत ही फ्यू होनी चाहिए, सिंगल होनी चाहिए मोस्टली। अगर एक होगी, ये सिर्फ एक ही सीक्वेंस होती GAATTC, इस पे अगर आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्ट करता तो सिर्फ ये यहां से कट लगाता, यहां से कट लगता तो ये आपका प्लाज्मिड इस तरह से आ जाता। ठीक है, और यहाँ पे हम हमारा क्या कर देते हैं, डिजायर्ड डीएनए जो है उसको ऐड कर देते हैं। बट लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे कट लग गए, इसलिए रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो है वो हमें फ्यू रिक्वायर्ड होती हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, सो द वेक्टर रिक्वायर अ वेरी फ्यू रिकॉग्निशन साइट्स फॉर द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विद इन द वेक्टर कैन कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग को क्या कर देगा, कॉम्प्लिकेट कर देगा। क्यों, क्योंकि ये जनरेट कर देगा सेवरल फ्रेगमेंट्स, बहुत सारे टुकड़ों को बना देगा। Ligation of alien DNA can be carried out at a restriction site present in one of the two antibiotic resistance gene। अब आपका लाइगेशन कहाँ हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये आपका प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड पे आपके सिलेक्टेबल मार्कर्स है। ठीक है, इधर हमारे सिलेक्टेबल मार्कर्स थे, यहाँ पे क्या था हमारा BAMH1, प्लाज्मिड का डायग्राम भी याद करना है भाई, और यहाँ SLA1 ये था, और यहाँ पे हमारी जीन थी टेट्रासाइक्लिन, इधर जीन थी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एम्पीसिलिन। ठीक है, अब सपोज आपके प्लाज्मिड के अंदर यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट लगा दिया, BAMH वाली साइड पे कट लगा दिया, तो BAMH वाली साइड पे कट लगा तो टेट्रासाइक्लिन भी टूटेगी ना। ठीक है, तो ये टेट्रासाइक्लिन वाली जीन भी कट हो गई साथ में। ठीक है, तो जब भी कट लगता है तो एक जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है वो भी कट जाती है हमारी साथ में। तो यही हमने कहा है पीछे, कट लग गया, कट लगने के बाद कहाँ जोड़ेंगे, जहां पे आपने कट लगवाया है वहीं पे आप ऐड करोगे, तो टेट्रासाइक्लिन वाली जगह पे ही हम ऐड कर रहे हैं। तो लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए कैन बी कैरिड आउट एट अ रिस्ट्रिक्शन साइट
प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, दोनों में से किसी एक जगह पे जाकर लाइगेशन होगा, या इधर होगा एम्पिसिलिन पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्पिटेंट होस्ट। होस्ट जो है आपका, उस होस्ट को हम कॉम्पिटेंट बनाएंगे। कॉम्पिटेंट मैंने आपको बताया कि क्या है, जब जो होस्ट है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को टेकअप कर लेगा, ले लेगा, तो उस होस्ट को हम क्या बोल देंगे कि वो कॉम्पिटेंट बन गया है, वो कॉम्पिटेंट होस्ट होगा, ठीक है। कि उसकी कोई भी प्रॉपर्टी है, जब वो डीएनए को टेकअप कर लेगा, उस प्रॉपर्टी को हम कॉम्पिटेंसी बोल रहे हैं। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। पहला मेथड है हमारे पास केमिकल मेथड, ठीक है, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा है, देखो थोड़ी सी ब्लर लग रही है इमेज, पर ध्यान से देखते हैं। आपका ये बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया के पास ये क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, इसको हम ट्रीट कराते हैं कैल्शियम 2 पॉजिटिव से। कैल्शियम 2 पॉजिटिव से ट्रीट कराते हैं, प्लस दो चीजें और करते हैं, हीट शॉक मेथड। हीट शॉक मेथड पे क्या करोगे, इसको आप हीट दोगे 42 डिग्री सेल्सियस की, और फिर इसको आइस पे रख दोगे एकदम से। हीट दी, आइस पे रखा, फिर हीट दी, फिर आइस पे रख दिया। तो इस मेथड को हम क्या बोल रहे हैं, हीट शॉक मेथड। तो इसमें आप क्या कर रहे हो, कैल्शियम आयन की वजह से जो मेम्ब्रेन है वो पोरस हो जाती है, यानी कि मेम्ब्रेन पे होल्स आ जाएंगे। अब अगर होल्स आ गए तो डीएनए आपका निकल सकता है ना, ठीक है, सॉरी निकालना नहीं है, डीएनए ऐड करना है ना, तो कॉम्पिटेंट बना देंगे, पोर्स आ जाएंगे तो ये अंदर आ जाएगा डीएनए, ठीक है। तो डीएनए को अंदर भेजना है, अंदर भेजने के लिए होल्स क्रिएट कर रहे हैं। अब आप क्या कर रहे हो कि अपने प्लाज्मिड जो है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, उसको आप इस बैक्टीरियल सेल के साथ रख रहे हो, कैल्शियम 2 पॉजिटिव लगा दिया, हीट शॉक दे दिया, इसकी वजह से क्या होगा, डीएनए एंटर कर जाएगा। द सेल इज ट्रीटेड विद अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायन सच एज कैल्शियम, ठीक है। किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, कैल्शियम के साथ, टू इंक्रीज पोर साइज इन द सेल वॉल। जो पोर साइज है उसको बढ़ा रहे हैं, सेल के अंदर जो पोर साइज है। द सेल्स आर इनक्यूबेटेड, यानी कि आपने उसको एक साथ रख दिया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ, आपने सेल को रख दिया है किस पे, आइस पे, फॉलोड बाय प्लेसिंग देम ब्रीफली एट 42 डिग्री सेल्सियस एंड देन पुटिंग बैक इट टू द आइस। तो क्या किया, आइस, हीट, देन आइस, प्लस कैल्शियम 2 पॉजिटिव लगाया था। ये मेथड किया है हमने, दिस इज कॉल्ड हीट शॉक ट्रीटमेंट। इस ट्रीटमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, हीट शॉक ट्रीटमेंट बोल रहे हैं। इससे जो आपका बैक्टीरिया है वो टेकअप कर लेगा आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, दैट मीन्स आपने अपने होस्ट को कॉम्पिटेंट बना दिया, उसने डीएनए को ले लिया। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास माइक्रो इंजेक्शन। ये टेक्निक है हमारे पास किसकी, माइक्रो इंजेक्शन मेथड की। माइक्रो इंजेक्शन में क्या होता है, अब देखो ये आपके पास एक पिपेट बनी हुई है, मतलब सपोज ये आपके पास कोई चीज है, पिपेट है, ये क्या कर रही है, होल्ड करके रखने में हेल्प कर रही है, ये आपके सेल को होल्ड कर रही है, ठीक है, इसने सेल को होल्ड कर लिया। अब यहां से आपने इंजेक्शन लगा दिया, ठीक है, इंजेक्शन लगा दिया, और इंजेक्शन लगाने से आपने अपना डिजायर्ड डीएनए सेल के अंदर एंटर करवा दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस होल्डिंग पिपेट का इस्तेमाल किया। ये होल्डिंग पिपेट कर क्या रही है, एक प्रेशर लगा रही है, किसको, प्रेशर लगा रही है सेल को होल्ड करके रखने में। अब क्या होता है, अगर ये प्रेशर बहुत ही कम होगा तो ऑब्वियसली होल्डिंग नहीं होगी। अगर मैं किसी चीज को ऐसे हल्के हाथों से पकड़ रही हूँ, ये मैंने पकड़ा है, ठीक है, ये गिर जाएगी अगर मैं बहुत हल्के हाथों से पकड़ रही हूँ। तो लो प्रेशर पे आपका जो ये सेल है ये गिर जाएगा, सेल जो है वो फॉल डाउन, ठीक है। अगर हाई प्रेशर होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर लगा दिया, तो अब मैं क्या कर रही हूं, मैं इसको ऐसे पकड़ के खींच रही हूं, बहुत जोर लगा रही हूं, तो ये क्या करेगा, अंदर आ जाएगा, तो ये सेल कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा।
तो एक मिनिमम प्रेशर होगा, प्रेशर रिक्वायर्ड होगा जिस पे हम उस सेल को होल्ड करके रख सकेंगे। वो ही प्रेशर आपने लगाना है। अगर आप कम लगाते हो तो वो गिर जाएगा, अगर ज्यादा लगाते हो तो वो अंदर चला जाएगा, तो आपका माइक्रो इंजेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये निडल की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, इस डीएनए को अंदर भेजने का काम कर रहे हैं बैक्टीरिया के। तो माइक्रो इंजेक्शन क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल ऑफ माइक्रोपिपेट थ्रू माइक्रोपिपेट कर लो, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट कर रहे हैं न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल। कहाँ इंजेक्ट कर रहे हो, ध्यान रखो, एनिमल सेल के न्यूक्लियस पे, ठीक है, माइक्रोपिपेट के थ्रू। अब आपसे पूछा जाता है कि आपने मेथड बताने हैं कि अगर आप एनिमल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करा रहे हो तो आपको कौन सा मेथड रिक्वायर्ड होगा। तो माइक्रो प्रोपोगेशन या हीट शॉक मेथड का आप इस्तेमाल करोगे। प्लांट के लिए अभी हम आगे बढ़ेंगे। ये आ गया जी प्लांट के लिए, ठीक है। अब कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ये कोई लीफ है, प्लांट में पत्ते होते हैं ना, तो ये लीफ है। हमने क्या किया, गन का इस्तेमाल किया। इस गन का यूज करके हमने क्या किया है, हमारा जो डीएनए है उसके अराउंड हमने एक कोटिंग कर दी है, गोल्ड और टंगस्टन की कोटिंग कर दी है, ठीक है। गोल्ड की टंगस्टन की कोटिंग कर दी, गोल्ड या टंगस्टन में से किसी की कोटिंग कर दी, और इसको कह लो आपकी बुलेट। इस बुलेट को हमने क्या कर दिया, इस गन के अंदर, जीन गन के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया। अब जीन गन हम इस किस पे रखेंगे, प्लांट की लीफ पे, ऐसे जैसे किसी को गोली मारते हैं ना, ऐसे उसके खोपड़ी पे रख के। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ हमने प्लांट को जीन गन दे दी, ठीक है। जीन गन देने के बाद हम जैसे ही गन चलाएंगे तो हमारा जो डीएनए डिजायर्ड पीस है वो एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो ये आपको एक फोटो दिखाई हुई है करते हुए कि ये हमारी एक जीन गन है और वो क्या कर रहे हैं, प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड क्या है, cells are bombarded with a high velocity microparticles of gold और tungsten coated with a DNA in plants। प्लांट्स के अंदर डीएनए को गोल्ड या टंगस्टन से कोट करके हम उसको हाई वेलोसिटी से बम्बार्ड कर रहे हैं और हम प्लांट के अंदर डीएनए को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो ये मेथड आपका किस में यूज हो रहा है, प्लांट्स में यूज हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, ये अभी मैंने आपको बताया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं उसको डिसार्म पैथोजन वेक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, ठीक है। अभी बताया आपको उसके जो प्लाज्मिड में जो जीन होगी, डीएनए होगा, उसको डिसार्म कर देंगे एंड देन हमारी डिजायर्ड डीएनए को इंट्रोड्यूस करेंगे। ये डिसार्म कर दी, डिजायर्ड डीएनए को इंट्रोड्यूस कर दिया और इंट्रोड्यूस करने के बाद इसको हम बैक्टीरिया के अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन। ये आपको एग्रोबैक्टीरियम का स्ट्रक्चर बताया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमें करना नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज आपको ये बताया कि प्लाज्मिड के जैसा ही है ऑलमोस्ट, ऐसे ही ORI रीजन है, बाकी अदर सिलेक्टेबल मार्कर्स वगैरह जो है वो प्रेजेंट होते हैं। देन अब आ जाते हैं हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक जो है हमारे चैप्टर का, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इतनी देर से बना रहे हैं उनके फाइनल स्टेप्स क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले हम डीएनए का आइसोलेशन करेंगे, निकालोगे, ठीक है, आइडेंटिफाई करके निकालोगे, फिर उसके फ्रेगमेंट्स कट करवा देंगे। आइसोलेट कर लिया, उसके फ्रेगमेंट्स जो है ये रिस्ट्रिक्शन की हेल्प से कट लगवा दिया, ठीक है, प्लाज्मिड में भी और आपके फॉरेन डीएनए में भी। अब आइसोलेशन होगा डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, इसमें से सिर्फ हमें ये पार्ट चाहिए, ये पार्ट हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा देंगे। तो आपने क्या कर दिया, डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को ऐड करा दिया। अब जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको एम्पलीफाई करके भी रख लेंगे, उसको लार्ज नंबर में रख लेंगे ना, कल को कुछ भी हो जाए, खराब हो जाए, गुम हो जाए, कुछ भी हो जाए तो चाहिए होगा हमें, तो एम्पलीफिकेशन करके रख लेंगे। देन लाइगेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट इनटू अ वेक्टर, जोड़ दिया, ये हमने कर ही दिया, ठीक है, लाइगेज एंजाइम का यूज करके, क्लियर। देन आपने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया है, अब ये जो आपके पास डीएनए आया है
ये जो नया डीएनए आया है हमारे पास, इसको हम क्या कर रहे हैं, होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। ठीक है, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसको होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करा देंगे। फिर इस होस्ट का क्या करेंगे, कल्चरिंग। इस होस्ट को क्या करवा रहे हैं हम, कल्चर करवा रहे हैं, ग्रो करा रहे हैं। ये रिप्रोड्यूस करेगा, कॉपी बनाएगा, बहुत सारी कॉपी बनेंगी। जैसे ये बैक्टीरिया है, इसके डॉटर सेल्स बनेंगे, इसके अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन भी हो गया। ठीक है, तो डीएनए जो है वो हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए दोनों प्रोजनी के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, कल्चर कर रहे हैं होस्ट सेल को ऑन अ सुटेबल मीडियम एट लार्ज स्केल। देन एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, जो अब डिजायर्ड जीन होगी उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे एंड वो जीन को, जो डिजायर्ड जीन आई है उसको मार्केट में सेल करने का काम करेंगे, जिसको हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलेंगे। ठीक है, उसकी मार्केटिंग करने का काम करेंगे। ये आपको पूरा प्रोसेस बताया है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। हमारे छुप गया ये यहाँ पे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अगर आपको पेपर में आता है कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करनी है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, तो ये डायग्राम बनाना है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बताना है तो वो पहले वाला डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो ये फॉरेन डीएनए है, ये वेक्टर डीएनए प्लाज्मिड। इसको हम क्या कर रहे हैं, कट लगवा रहे हैं यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का हम यूज करेंगे। सेम का क्यों यूज करते हैं, अगर आप यहाँ पर कट लगवा रहे हो, जिस सीक्वेंस पे ये कट कर रहा है, अगेन वही सीक्वेंस है GAATTC, इधर भी वही सीक्वेंस होगी GAATTC। अब अगर ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, यहाँ पे कट लगा, इसको उल्टा लिख देते हैं GAATTC, यहाँ पे कट लगा। ठीक है, तो अगर दोनों को जोड़ोगे तो ये GAATTC, इधर से G कल्ला था, AATTC, दैट मीन्स दोनों आपकी क्या आएंगी, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आएंगी। अगर आप सेम एंजाइम से कट लगवा रहे हो, दो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आएंगी, दोनों जाकर बाइंड कर जाएंगी। अगर आप अलग अलग से कट लगवा रहे हो, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस नहीं है, ये कुछ और है, ये कुछ और है, तो ये बाइंड ही नहीं करेंगे, तो क्या फायदा हमें इतना सारा कुछ करने का। तो सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम क्या करेंगे, कट लगवाएंगे। ठीक है, इसको कर देते हैं इरेज, इसका हमें कोई काम नहीं है अब। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से दोनों डीएनए पे कट लगवा रहे हैं। ये आपका कट लग गया, फ्रेगमेंट बन गया, इधर भी कट लग गया। अब ये फ्रेगमेंट जो है हम इधर इंट्रोड्यूस करा देंगे। ठीक है, ये फ्रेगमेंट लाइगेज एंजाइम की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे। ये जो बना हमारा, ये क्या है, rDNA, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो फॉर्म्ड हो गया। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर करेंगे, सेल डिवाइड करेगा। अब ये इसमें भी जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसमें भी जाएगा, तो दोनों डॉटर सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए जाएगा। एक नाम और यहाँ लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो हमारी डिजायर्ड जीन थी वो हमारी प्लाज्मिड के साथ जुड़ गई है, एंड जो अब आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर गया है, उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, चलो अब ये सब आपको वही प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है। आइसोलेशन करना है, अगर आपको निकालना है किसी चीज को, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, पहले सेल वॉल को तोड़ना होगा। ठीक है, ये आपका सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, इस सेल वॉल को ब्रेक करोगे डीएनए को निकालने के लिए। तो अब सेल वॉल अलग अलग होती है, बैक्टीरिया भी है हमारे पास, वायरसेस भी है हमारे पास, वायरसेस छोड़ो, चलो बैक्टीरिया, प्लांट, फंजाई, ये है हमारे पास में। इनकी सेल वॉल को हमें ब्रेक करना है, तो इनके लिए अलग अलग एंजाइम है। बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ने के लिए लाइजोजाइम नाम का एंजाइम है, जो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया पे ही एक्ट करता है। प्लांट की सेल वॉल को तोड़ने के लिए सेलुलेज एंजाइम है। ठीक है भाई, कौन सा एंजाइम है, सेलुलेज एंजाइम। फंजाई की वॉल को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम है, काइटिनेज या चिटिनेज बोलते हो जिसको आप। ठीक है, तो काइटिनेज एंजाइम यहाँ पर यूज हो रहा है। तो बैक्टीरिया को तोड़ने के लिए लाइजोजाइम, प्लांट को तोड़ने के लिए सेलुलेज, फंगल सेल को तोड़ने के लिए काइटिनेज। आरएनए,
अब वॉल टूट गई, सेल वॉल टूट गई। अब इस न्यूक्लियस के अंदर, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए भी पड़ा है, आरएनए भी पड़ा है एंड प्रोटीन्स भी पड़े हैं। हमने जेनेटिक्स में पढ़ा है ना, हिस्टोन प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए, ये सब प्रेजेंट होता है। तो हमें सिर्फ क्या चाहिए, प्योरिफाइड डीएनए, सिर्फ डीएनए चाहिए। अब ये दो चीजें फालतू है, इनको भी निकाल लेंगे। तो आरएनए को तोड़ने के लिए एंजाइम होता है आरएनएज, ठीक है, एंड प्रोटीन को तोड़ने के लिए एंजाइम होता है प्रोटीएजेस, जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन करेगा। तो आरएनए राइबोन्यूक्लिएजेस, आरएनएज एंजाइम लग गया, प्रोटीन के लिए प्रोटीएजेस एंजाइम लग गया। अब ये करने के बाद आपका प्यूरिफाइड डीएनए जो है उसको हम एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे, ठीक है, उसमें चिल्ड इथेनॉल ऐड करेंगे। इथेनॉल ऐड करके डीएनए के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। इस प्रेसिपिटेट को हम स्पूलिंग करके एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। इस डीएनए को हम निकाल लेंगे स्पूनिंग के प्रोसेस से। तो हमने आइसोलेशन कर लिया, अब हमारे पास डीएनए आ गया है, ठीक है। डीएनए आ गया तो अब हमें कटिंग करानी है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लगा दो, ये अभी पढ़ के आए हो आप। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा स्पेसिफिक साइट से, और ये सेम जो है ये आप वेक्टर डीएनए के लिए भी करोगे। फॉरेन डीएनए में तो कट लगवाना ही है, वेक्टर डीएनए में भी कट लगवाना है। देन आइसोलेशन और है डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट का। जो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है उसको हम क्या कर रहे हैं, फ्रेगमेंट को आपने सेपरेट किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे डाला, उसको आप एग्रोस जेल पे डालने के बाद सेपरेट आउट कर लोगे, निकाल लोगे। अब ये जो डीएनए है ये सब हम पढ़ चुके हैं, नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा बेस्ड ऑन देयर साइज, ठीक है। तो डिजायर्ड फ्रेगमेंट जो आपका इल्यूट आउट हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ इल्यूजन। अब निकाल लिया डिजायर्ड फ्रेगमेंट भी, अब ज्वाइन करेंगे। चलो ये हो गया, आइसोलेट कर लिया, अब डिजायर्ड फ्रेगमेंट आ गया, इसका एम्प्लीफिकेशन भी तो करना है हमने, पीछे स्टेप पढ़ा है हमने। अब एम्प्लीफिकेशन करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, पीसीआर टेक्निक का यूज करेंगे। पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है भाई। क्या कर रहे हैं यहाँ हम, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है वो हमारे स्मॉल फ्रेगमेंट्स जो डीएनए के हैं उनको छोटी अमाउंट में जो है उनको लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करवाने में, लार्ज अमाउंट में बनाने में हेल्प करेंगे। तो पीसीआर में 3 स्टेप होते हैं बेसिकली, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन, ठीक है। 3 स्टेप है, डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, या तो ये आपको डायग्राम को लेबल करने को आएगा, अगेन एनसीईआरटी की इमेज है, या फिर आपको डायरेक्ट पीसीआर के प्रोसेस बताने को आ जाएगा। तो बड़े ध्यान से सुनना इसको। डीनेचुरेशन क्या कर रहे हैं हम, इस स्टेप में हीट दे रहे हैं 92 डिग्री सेल्सियस पे, हम इसको क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। हीट देने की वजह से जो आपका स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, वो टूट जाएगा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में। ये 2 डीएनए, ये यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको, ये 2 डीएनए आपके ज्वाइन है, हीट दी, हीट देने से ये आपका 2 डीएनए के स्ट्रैंड्स क्या हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। फिर हम क्या कर रहे हैं, एनिलिंग। एनिलिंग में क्या है आपका, बेसिकली हम आरएनए प्राइमर्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, जो आरएनए प्राइमर्स हैं, शॉर्ट सीक्वेंस हैं, उनको ऐड कर रहे हैं, एक इधर एंड पे, एक इधर एंड पे, ठीक है। अब आरएनए को ऐड कर दिया। आरएनए को ऐड जब हम करते हैं तो उस टाइम पे टेम्परेचर हमारा कम होता है, 73 डिग्री समथिंग टेम्परेचर जो है ये होगा आपका, सॉरी 42 डिग्री टेम्परेचर जो है ये आपका होगा एनिलिंग के टाइम पे, ठीक है। टेम्परेचर लो रखना है क्योंकि बॉन्ड जोड़ने हैं ना, जब आपको बॉन्ड तोड़ने हैं तो आप क्या करोगे, हीट अप कर दोगे, हीट देने से टूट जाएगा, ठीक है। अगर हीट कम कर दी, टेम्परेचर कम कर दिया तो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, बॉन्ड जुड़ेंगे, क्लियर। तो ये हमारा प्रोसेस जो है इसमें हम क्या कर रहे हैं,
ये आपका आरएनए प्राइमर्स ऐड कर रहे हैं। देन थर्ड स्टेप आता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में हम डीएनटीपीज का इस्तेमाल करेंगे, डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं एंड डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज कर रहे हैं। ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो क्या है हमारा, टैक पॉलीमरेज एंजाइम। और हमें पता है पॉलीमरेज क्या करेगा, जो हमारा सेगमेंट है ATTCG का, इसमें और न्यूक्लियोटाइड्स की एडिशन करेगा। नए न्यूक्लियोटाइड जो है इसमें आकर ऐड हो जाएंगे, A ऐड हो गया, T ऐड हो गया, C ऐड हो गया, ये डीएनए पॉलीमरेज कर रहा है। और डीएनटीपी क्या है, डीएनटीपी आपके डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट ही है, यानी कि ATCG। तो ये भी तो चाहिए होंगे, इनको ऐड कराना है तो ये भी रिक्वायर्ड होंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आपके जो आरएनए के प्राइमर्स थे उन पे अब क्या ऐड हो रहा है, डीएनटीपीज आके ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। और ये पूरी एक लॉन्ग चेन की फॉर्मेशन कर रहे हैं, डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से ये जुड़ रहे हैं और ये एक लॉन्ग चेन की फॉर्मेशन कर रहे हैं और चेन जो है वो बढ़ती जा रही है बाय एडिंग डीएनटीपीज। डीएनटीपीज आप ऐड कर रहे हो, ये चेन बढ़ती जा रही है। इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, इलोंगेशन और एक्सटेंशन। दिस स्टेप अकर्स एट 73 डिग्री सेल्सियस। वेरिएशन रहती है 92 टू 95, 42 टू 45, 73 टू 75 जो है टेम्परेचर रहेगा। तो हमने क्या कर दिया, डीनेचर्ड कर दिया, डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गए, आरएनए प्राइमर्स ऐड हो गए आपके। आरएनए प्राइमर्स ऐड करने के बाद डीएनए पॉलीमरेज ऐड किया हमने, जो कि हमारा क्या था, टैग पॉलीमरेज था। टैग पॉलीमरेज के साथ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड किया है, डीएनटीपीज को ऐड किया है एंड एक्सटेंशन कराया। और ये साइकिल जो है वो बार बार रिपीट हो रही है ताकि हम बिलियंस में जो अपना डीएनए, डिजायर्ड डीएनए, उसको प्रोड्यूस करवा सके। तो ये हमारे पास एम्प्लीफिकेशन के स्टेप दिए हुए हैं। एम्प्लीफिकेशन में हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लीफाई कर रहे हैं स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को। ये टेक्निक जो है कैरी म्यूलिस नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दी थी और उनको नोबेल प्राइज भी मिला था केमिस्ट्री में इस टेक्निक को डेवलप करने के लिए। रिक्वायरमेंट्स क्या है, डीएनए टेम्पलेट चाहिए, स्ट्रैंड तो चाहिए ना ऑब्वियसली। प्राइमर्स ऐड कर रहे थे सेकेंड स्टेप में, तो प्राइमर्स चाहिए, एंजाइम टैग पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है, प्लस डीएनटीपीज चाहिए, ठीक है। ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए चाहिए, केमिकली सिंथेसाइज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, जिसमें आपके 10 टू 18 न्यूक्लियोटाइड्स है। याद रखना कितने न्यूक्लियोटाइड्स है, 10 टू 18 न्यूक्लियोटाइड्स है, जो कि आपके डीएनए के सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। और जो दो एंजाइम्स बेसिकली यहाँ पर आपको सिर्फ 1 करना है, 2 जो है हम कॉम्पिटिटिव में पढ़ते हैं। सिर्फ एक एंजाइम जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या है हमारा, टैग पॉलीमरेज एंजाइम, जो कि हमने एक बैक्टीरिया से आइसोलेट किया है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, थर्मोफिलस बैक्टीरियम, ठीक है। थर्मोफिलिक बैक्टीरियम कौन सा है हमारा, थर्मस एक्वेटिकस। थर्मोफिलिक बैक्टीरियम क्यों बोला, थर्मोफिलिक इसलिए क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे, हीट पे भी आपका क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। ये क्वेश्चन आता है कि थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो है उसका क्या फंक्शन है, वो क्या कर रहा है, ठीक है, आपके टैग पॉलीमरेज ज्वाइन करने का काम कर रहा है, प्लस ये हाई हीट पे स्टेबल होता है, टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, इसलिए इसको हम यूज करते हैं। और क्या है, कौन सा है, थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया है, जिससे हम टैग पॉलीमरेज आइसोलेट करवा रहे हैं। तो याद रखना है आपको, बैक्टीरिया का नाम भी थर्मस एक्वेटिकस, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, और एंजाइम कौन सा निकाल रहे हैं, टैग पॉलीमरेज। पीसीआर के 3 स्टेप्स है, डीनेचुरेशन, जिसमें आपका डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए वो डीनेचर्ड होगा, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे 94 डिग्री सेल्सियस 15 सेकेंड के लिए, सिंगल सैंड में आपका जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एनिलिंग में क्या कर रहे हैं, 2 प्राइमर्स का एडिशन कर रहे हैं 3 प्राइम एंड पे, और 3 प्राइम एंड से हम उसको ऐड कर रहे हैं, एंड प्राइमर्स जो हैं वो आपके क्या कर रहे हैं, रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने का काम कर रहे हैं। एक्सटेंशन,
डीएनए पॉलीमरेज जो है वो एक्सटेंड हो रहा है धीरे धीरे, न्यूक्लियोटाइड्स क्या कर रहे हैं उसमें हम ऐड कर रहे हैं, डीएनटीपीज ऐड कर रहे हैं, प्लस हमारा पॉलीमरेज एंजाइम है एक थर्मोस्टेबल दैट इज टैग पॉलीमरेज, जो कि आपका रिएक्शन में हाई हीट को टॉलरेट कर रहा है एंड डीएनटीपीज को ऐड करने में हेल्प करवा रहा है। पीसीआर सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत अच्छे से करके जाना है इसको, ये हम, ठीक है। चलो आगे आ गए हम, एम्प्लीफिकेशन कर लिया। अब आपको क्या करवाना है, आपको अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए एम्प्लीफाई करवा लिया, अब होस्ट में इंट्रोड्यूस कराओगे, ठीक है भाई, होस्ट में इंट्रोड्यूस कराओगे ना। तो होस्ट में इंट्रोड्यूस कराने के लिए हमारे पास इंसर्शन के लिए मेथड है, कौन सा, लाइगेशन। लाइगेशन किसकी हेल्प से करेंगे हम, एक एंजाइम है डीएनए लाइगेज, उसकी हेल्प से हम लाइगेट करेंगे अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, फिर हम उसको होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कराएंगे। अब होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कराने के लिए होस्ट को हमने डिफरेंट मेथड से कॉम्पिटेंट बना लिया, केमिकल मेथड, माइक्रो इंजेक्शन, बायोलिस्टिक जीन गन, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियल। तो ये मेथड से हमने उनको क्या कर लिया, कॉम्पिटेंट बना लिया और वो डीएनए को टेकअप कर लेंगे। फिर हम क्या कर रहे हैं, कल्चरिंग कर रहे हैं, होस्ट सेल को कल्चर करवा रहे हैं, ग्रो करवा रहे हैं, ठीक है। कल्चरिंग करने के बाद आप उसका एक्सट्रैक्शन करोगे, डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट का जो जीन आपको चाहिए उसको निकालेंगे, ठीक है। और उसको निकालने के बाद आपका क्या आ जाएगा, आपके पास एक प्रोटीन आएगा, जिस प्रोटीन को हम क्या बोल रहे हैं, हमारा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। जो प्रोटीन रिकॉम्बिनेंट डीएनए से बनेगा, उस डीएनए से बने हुए प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, ठीक है। अब ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसको लार्ज स्केल पे भी तो प्रोड्यूस करेंगे, यही तो बात की थी हमने, ठीक है ना भाई। क्या कर रहे हैं हमने हमारी जीन जो है वो बना ली, होस्ट में इंट्रोड्यूस करा दी, होस्ट ने ग्रो भी करवा दी। अब उस प्रोटीन को हमें कल्चर करवाना है, ठीक है। कल्चर करवाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, बायोरिएक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर्स लार्ज टैंक होते हैं, बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, उसमें हम उनको क्या करवाते हैं, जो हमारा प्रोटीन है उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं और उसको लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं। अगर आपने इसको स्मॉल स्केल पे बनाना है, मतलब छोटे स्केल पे बनाना है, तो सिंपली सेल्स जो है वो कल्चर करवाएंगे, उनको ग्रो कराएंगे लैब्स में एंड प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करके प्यूरिफाइड कर देंगे। पर अगर लार्ज स्केल पे कराना है तो किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, बायोरिएक्टर्स का। बायोरिएक्टर्स में जो सेल्स है वो कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम में ग्रो करते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन, कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम में ग्रो कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम, कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम क्या है, ये आपका टैंक है सपोज, ठीक है। एक तरफ से आप मटेरियल ऐड कर रहे हो, दूसरी तरफ से आप अपना डिजायर्ड डीएनए या डिजायर्ड प्रोटीन जो है उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हो, निकाल रहे हो। तो एक तरफ से एडिंग, दूसरी तरफ से रिमूवल। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम, इन विच फ्रेश मीडियम इज एडेड फ्रॉम वन साइड। फ्रेश मीडियम को एक साइड से ऐड करेंगे, मेंटेन द सेल इन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज वो होगा जिसमें आपके सेल्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो करते जा रहे हैं, ठीक है। एंड द डिजायर्ड प्रोटीन इज कलेक्टेड फ्रॉम द अदर साइड। जो डिजायर्ड प्रोटीन है उसको दूसरी तरफ से निकालते रहेंगे। ये जो है इन लार्ज स्केल मेथड लार्ज बायोमासेस प्रोड्यूस विच लीड टू हाई। इस पूरे सिस्टम को आप कॉन्टिन्यूअस कल्चर बोल रहे हो सिस्टम, और ये जो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो रही है उसकी वजह से बहुत सारा बायोमास आ रहा है, और जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी यील्ड भी कैसी होगी, काफी अच्छी रहेगी। अब बायोरिएक्टर्स को अभी हम डिटेल में करेंगे, उससे पहले एक प्रोसेस है हमारे पास, ट्रांसफॉर्मेशन। इतनी देर से मैं आपके साथ ट्रांसफॉर्मेशन की बातें कर रही हूँ, तो ट्रांसफॉर्मेशन में हम कर क्या रहे हैं, हमने हमारा देखना है कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है ये बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया या नहीं। तो दो मेथड है उसके लिए। सबसे पहले है हमारे पास प्लेटिंग का मेथड। ये आपके पास एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है सपोज, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये आपका एक प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड टूट गया आपकी टेट्रासाइक्लिन वाली साइड से, जैसे हमने पहले किया था ना
ये हमारा क्या है, एक प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड को हमने तोड़ दिया ये BAM-H1 वाली साइड से और ये टेट्रासाइक्लिन वाली साइड से, ठीक है। तो इसको तोड़ने की वजह से क्या होगा, ये टेट्रासाइक्लिन वाली जो जीन है ये भी टूट जाएगी, ठीक है। टूट गई यानी कि इसके पास टेट्रासाइक्लिन की प्रॉपर्टी नहीं रही है अब, ठीक है। तो अब जब आप इसको डालोगे, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को ऐड करोगे, आपने टेट्रासाइक्लिन वाले से तोड़ा, डिजायर्ड जीन को ऐड किया, ठीक है। अब टेट्रासाइक्लिन वाली तो खत्म हो गई, अब आप इसको क्या कर रहे हो, मीडियम में डाल रहे हो, ठीक है। अब इसको हम कौन से मीडियम में डाल रहे हैं, एम्पीसिलिन वाले, यहाँ पे जो कल्चर प्लेट में मीडियम है उसमें डाल रहे हैं। ये दूसरा मीडियम है, ये टेट्रासाइक्लिन वाला है, ठीक है। इसमें डालने पर ये क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा। क्यों ग्रो कर रहा है, क्योंकि इसकी जो एम्पीसिलिन वाली साइड थी वो तो एज इट इज पड़ी है, वो नहीं टूटी है। टूटा क्या है, टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन की प्रॉपर्टी जो थी, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी थी, वो अब यहाँ पर खत्म हो जाएगी। एम्पीसिलिन की तो पड़ी है, तो यहाँ पर जब आपने इसको एम्पीसिलिन मीडियम में डाला, ये क्या कर जाएगा, इसमें ग्रो कर जाएगा। बट अगर आप इसी को इधर डाल रहे हो टेट्रासाइक्लिन में, ये ग्रो नहीं करेगा, मर जाएगा, डाई, क्योंकि यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन वाली जीन खत्म हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो वो टेट्रासाइक्लिन से प्रोटेक्ट नहीं हो पा रही है, टेट्रासाइक्लिन उसको किल कर रही है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक, जो आपके एंटीबायोटिक्स है उनका इनएक्टिवेशन कर रहे हैं। अगर कोई फॉरेन डीएनए लाइगेट हो रहा है BAM-H1 साइड पे, यानी कि वेक्टर की, जो ये आपका प्लाज्मिड है, इसकी BAM-H साइड पे आपने अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है वो ऐड कर दिया, करवा दिया ऐड ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इन अ वेक्टर PBR322। जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है वो लूज कर देगा अपनी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ड्यू टू इंसर्शन ऑफ अ फॉरेन डीएनए। नए डीएनए के इंसर्शन की वजह से उसकी टेट्रासाइक्लिन वाली जीन तो हो गई खत्म। इट कैन बी सिलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट से हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसे, बाय प्लेटिंग। ये जो मैकेनिज्म है ये क्या है हमारा, प्लेटिंग का मैकेनिज्म है। तो जो ट्रांसफॉर्मेंट है उनको हम एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम पे डाल रहे हैं, डाल दिया एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम पे, ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो कर जाएंगे एम्पीसिलिन पे, इस पे ग्रो कर गया। बट अगर इसी को हम ट्रांसफर कर दे टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में, तो क्या होगा, आपका रिकॉम्बिनेंट कैन ग्रो इन एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम बट नॉट दैट ऑन कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। तो जो इस पे है टेट्रासाइक्लिन है, इस पे वो ग्रो नहीं करेगा, सिर्फ एम्पीसिलिन वाले पे ही ग्रो करेगा। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स जो है वो आपके एलिमिनेट हो जाएंगे मीडियम से, इस तरह से। तो हमने यहाँ क्या कर लिया, सिलेक्शन, हमें पता चल गया कि ट्रांसफॉर्मेंट क्या है हमारा और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन सा है, ठीक है। ये आपको मैकेनिज्म दिखाया हुआ है यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जो आपका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स है, क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब जो मैं आपको कराने वाली हूँ वो है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, आपका एक एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम का। ये एंजाइम आपका कंबाइन कर रहा है आरडीएनए के साथ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ। अब आपका एंजाइम बिजी हो गया, तो ये एंजाइम क्या करता था, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा रहा था। बट लेकिन अगर अब एंजाइम बिजी हो गया है तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के साथ कन्वर्ट नहीं कराएगा, कन्वर्जन नहीं होगा तो कलर नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपके एंजाइम के साथ कंबाइन कर रहा है, जो कि इनएक्टिवेट कर रहा है आपके एंजाइम को, इनएक्टिवेट कर दिया एंजाइम को, तो कोई भी कन्वर्जन नहीं होगा सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में। इस वजह से जो बैक्टीरियल कॉलोनीज है हैविंग ट्रांसफॉर्म्ड प्लाज्मिड शो नो कलरेशन, कोई भी कलर नहीं आएगा, क्योंकि जब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा तब तक कलर नहीं आएगा। कैसा कलर रहेगा, व्हाइट या फिर कलरलेस कलर जो है वो रहेगा। अगर व्हाइट कलर आ रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा ट्रांसफॉर्मेंट प्रेजेंट है, बट
अगर ये rDNA इसके साथ बाइंड ही नहीं हुआ, सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट पे जाकर एंजाइम एक्ट करेगा, एंजाइम एक्ट करेगा तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, अगर प्रोडक्ट बनेगा तो ब्लू कलर की कॉलोनीज बनेंगी, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि हमारा एंजाइम फ्री था, एक्टिव था, उसने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराया और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो hence the bacterial colonies have transformed plasmid show no color, while those without inserted plasmid form blue color। जिनमें प्लाज्मिड इंसर्ट नहीं हुआ है उसमें क्या है, ब्लू कलर की कॉलोनीज जो है वो फॉर्म हुई। If recombinant DNA carrying antibiotic resistance gene ampicillin is transferred into E. coli cell, the host cell is transformed into ampicillin resistance gene। अगर आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाले में एम्पीसिलिन में ट्रांसफर किया है तो वो आपका क्या है कि ट्रांसफॉर्मेंट है, ठीक है। एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन इन दिस केस इज कॉल्ड अ सिलेक्टेबल मार्कर। ये हम पढ़ चुके हैं, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन क्या है, हमारी सिलेक्टेबल मार्कर की तरह एक्ट कर रही है। ऑन ग्रोइंग ट्रांसफॉर्म्ड सेल ऑन अगार प्लेट, अगार प्लेट पे ग्रो कर रहे हैं हम उसको, जिसमें आपका एम्पीसिलिन है, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो करेंगे, ठीक है, क्योंकि एम्पीसिलिन साइट कट नहीं हुई थी तो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो करेंगे, बाकी सारे जो हैं वो मर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बायोरिएक्टर्स है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, लार्ज वेसल्स हैं, इनकी जो वॉल्यूम है वो कितनी है, 100 to 1000 लीटर है, जिसमें हम अपना रॉ मटेरियल ऐड करते हैं एंड उसको लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करवाने का काम करते हैं और वो हमारा स्पेसिफिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ये सब कैसे हो रहा है, कुछ ऑप्टिमम कंडीशंस मेंटेन करके। ये क्वेश्चन भी आता है पेपर में कि क्या क्या ऑप्टिमम कंडीशंस रिक्वायर्ड है, तो क्या क्या चीजें चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, पीएच चाहिए, सबस्ट्रेट चाहिए, सॉल्ट चाहिए, विटामिन और ऑक्सीजन चाहिए हमें, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे बायोरिएक्टर के डायग्राम में, वहाँ पे टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, पीएच को कंट्रोल करने के लिए, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन और ऑक्सीजन को कंट्रोल करने के लिए सारी चीजें प्रेजेंट है। दो तरह के स्टर टैंक एंड स्पार्जर टैंक। मोस्ट कॉमनली जो यूज्ड है वो हमारा क्या है, स्टर टैंक। ये भी क्वेश्चन आता है, मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर, स्टर टैंक बायोरिएक्टर, ठीक है। कैसा है, सिलेंड्रिकल है, बेस कैसा है, कर्व्ड, सिलेंडर है पर बेस कैसा है इसका, ऐसे कर्व है, ठीक है, कर्व्ड बेस है। क्यों है ऐसा, टू फैसिलिटेट प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ द कंपोनेंट, अंदर जो कंपोनेंट्स है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी रहे, इसलिए ऐसा जो स्ट्रक्चर है इसका पाया जाता है। अब ये हमारे पास स्टर टैंक बायोरिएक्टर है। स्टर टैंक बायोरिएक्टर का अगर हम डायग्राम देखें तो हमारे पास डायग्राम में क्या है, यहाँ से हम मीडियम ऐड कर रहे हैं, रॉ मटेरियल ऐड कर रहे हैं या फीडिंग पंप इसको हम बोल रहे हैं, इधर से हम ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं एरेशन के लिए, ठीक है। ये टैंक है पूरा आपका, थर्मल जैकेट, थर्मल जैकेट क्यों, अगर बहुत ज्यादा कोल्ड हो गया, ठंडा हो गया तो थर्मल जैकेट टेम्परेचर प्रोवाइड करके उसका टेम्परेचर मेंटेन करेगी अंदर का। अब आपको पता है क्योंकि यहाँ पर एंजाइम्स होंगे, एंजाइम्स हैं तो एंजाइम्स एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वर्क करते हैं, एंजाइम्स एक टेम्परेचर पे वर्क करते हैं, वो टेम्परेचर हमें थर्मल जैकेट से मिलेगा, ठीक है। फिर इसके अलावा हमारे पास क्या, एजिटेटर सिस्टम मिक्सिंग के लिए है, यहाँ रोटेटर ब्लेड्स प्रेजेंट है, फ्लैट ब्लेड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं। यहाँ पे ब्लेड्स प्रेजेंट होंगे, जो नीचे की तरफ ब्लेड्स हैं वो आपके मिक्सिंग में हेल्प कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जो ब्लेड्स होते हैं वो एनसीईआरटी का डायग्राम है, ऊपर की तरफ जो ब्लेड्स होते हैं वो फॉर्म ब्रेकर ब्लेड्स होते हैं, ठीक है, फॉर्म को ब्रेक करने का काम करते हैं। अब यहाँ पर जो आप मटेरियल डाल रहे हो उससे फॉर्म क्रिएट होगी, फॉर्म आएगी तो सारी फॉर्म यहाँ तक आ जाएगी, पर ऐसा नहीं करना है, फॉर्म को तोड़ते रहना है। फॉर्म ब्रेक करने के लिए फॉर्म ब्रेकर ब्लेड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो है ये आपका इफ्लुएंट, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है उसको निकालने के लिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन, पीएच मीटर भी प्रेजेंट होता है हमारा पीएच मेंटेन करने के लिए। तो टेम्परेचर, पीएच, ऑक्सीजन, विटामिन, सॉल्ट्स, इनकी कंसंट्रेशन को कंट्रोल करेंगे, ये सारी कंडीशंस जो है रिक्वायर्ड है। स्टर टैंक में बेटर टेम्परेचर एंड पीएच कंट्रोलर है, फॉर्म कंट्रोलर सिस्टम है, फ्लैट फॉर्म ब्रेकर ब्लेड्स प्रेजेंट है आपके, ठीक है, जो कि ब्रेक कर रहे हैं आपके फॉर्म को, ठीक है। स्टरलाइजेशन के लिए
आपकी प्रॉपर ऑक्सीजन पास हो रही है, ठीक है, जिसमें कोई और बैक्टीरिया ना हो। स्मॉल वॉल्यूम में थोड़ा थोड़ा कल्चर आप टाइम टू टाइम निकालते रहो, उसके लिए इफ्लुएंट के लिए जगह प्रेजेंट है। बायोरिएक्टर के कुछ कंपोनेंट है, एजिटेटर है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है, फॉर्म कंट्रोल है, टेम्परेचर कंट्रोल, पीएच कंट्रोल, सैम्पलिंग पोर्ट टू विड्रॉल कल्चर। इफ्लुएंट वाला हो गया आपका। तो सर टैंक जो है वो आपके कंपोनेंट्स को मिक्स कर रहा है, मेक ऑक्सीजन अवेलेबल थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। ऑक्सीजन एयर की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन इसमें डाल रहे हैं, आपका जो प्रोडक्ट है वो बनता जाएगा। अब क्या होता है, आप रॉ मटेरियल जब ऐड कर रहे हो तो उसमें हम थोड़ा सा इनऑक्यूलम भी ऐड कर देते हैं। इनऑक्यूलम जो पहले से प्रोडक्ट है वो यूज है। जैसे फॉर एग्जांपल जब मिल्क से कर्ड बनता है तो इसको बनाने के लिए, कर्ड को बनाने के लिए मम्मी क्या करती है, मम्मियाँ कर्ड लेती है, खट्टा उठाती है ना थोड़ा सा, और उस खट्टे को मिल्क में ही ऐड करती हैं। वो जो थोड़ी सी अमाउंट का कर्ड आपने उठाया है वो क्या है, इनऑक्यूलम है, स्टार्टर है एक तरह से, जो कि ऐड करना पड़ेगा प्रोसेस को स्टार्ट कराने के लिए। तो ये प्रोसेस को स्टार्ट कराने के लिए भी, प्रोडक्ट बनाने के लिए भी हमें इनऑक्यूलम क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, जिससे हमारा रॉ मटेरियल जो है हमारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट है हमारे पास स्पार्जर टैंक बायोरिएक्टर। स्पार्जर टैंक बायोरिएक्टर में क्या है कि ये जो है हमारा एयर बबल्स होंगे इसमें। इसका स्ट्रक्चर देखो, मेनली जो एग्जाम में आता है वो आपका स्टर टैंक आता है, स्पार्जर टैंक बहुत कम चांसेस होते हैं आने के। तो यहाँ पे क्या है हमारा, ये बबल्स के लिए यहाँ पर सिस्टम प्रेजेंट है। ये इस तरह से ऐसे होता है, कई बार इसमें होल्स होते हैं, होल्स के थ्रू ये जो एयर लिबरेट हो रही है वो बबल्स की फॉर्म में हो रही है, ठीक है। एयर मिक्सिंग में हेल्प करेगी, एजिटेशन में हेल्प करेगी। तो मिक्सिंग के लिए यहाँ पर ऐसे होल्स प्रेजेंट है इस पे, और होल्स से क्या आ रही है आपकी एयर और बबल्स आ रहे हैं। स्पार्जर इज अ डिवाइस फॉर इंट्रोड्यूसिंग एयर इनटू फर्मेंटर, ठीक है। स्पार्जर एक डिवाइस है जो कि आपके फर्मेंटर में एयर को इंट्रोड्यूस कर रहा है। एरेशन जो है वो सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है। अंदर कोई ऑर्गेनिज्म है, फंजाई ग्रो कर रहे हो, ईस्ट है, कुछ भी है, अगर आप कुछ कल्चर करवा रहे हो जिसमें आपको ईस्ट की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन या कोई भी और ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट है, तो उसमें ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन जो है वो किससे मिलेगी, इन्हीं एरेशन वाले, इन्हीं स्पार्जर वाले टैंक से मिलेगी, और ये बबल्स आएंगे इसमें, ठीक है। फाइन बबल्स एरेट मस्ट बी यूज्ड, बिल्कुल फाइन बबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। लार्ज बबल्स हैव लेस सरफेस एरिया, जो बहुत बड़े बड़े बबल्स होंगे उनका सरफेस एरिया कम होगा। स्मॉलर बबल्स विच विल फैसिलिटेट ऑक्सीजन ट्रांसफर टू ग्रेटर एक्सटेंट। जो स्मॉलर वाले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो ऑक्सीजन है उसको ट्रांसफर कर सकेंगे, तो इसलिए स्मॉलर बबल्स जो है यहाँ पर यूज हो रहे हैं, ठीक है। देन लास्ट प्रोसेस आता है, अब हमारा प्रोडक्ट जो है वो बन गया है, हमने क्या कर लिया है, हमारा प्रोडक्ट बना लिया है। अब उस प्रोडक्ट को हमें फर्मेंटर से एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है। तो एक्सट्रैक्ट करेंगे या सेपरेट आउट करेंगे उसको। सेपरेट आउट करने के बाद उस प्रोडक्ट को प्यूरिफाई करेंगे, ठीक है। साफ भी तो करना है उसको, क्लियर भी तो करना है। प्यूरिफाई करने के बाद उसमें अगर कुछ फॉर्मुलेशन करना है, यानी कि अगर कोई फूड की आइटम है तो टेस्टिंग भी हो जाएगी, प्लस फॉर्मुलेशन में आप क्या करोगे, कुछ प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस जो है वो ऐड करके दोगे ताकि वो जल्दी खराब ना हो, कुछ टाइम तक, लंबे समय तक वो चलते रहे। एंड द लास्ट इज क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। आपने कैसी क्वालिटी रखी है, खाने लायक है या नहीं है, तो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट भी हमें जरूरी करना है। तो सेपरेशन कर रहे हैं, प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, फॉर्मुलेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कर रहे हैं इन केस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, ठीक है। अगर कोई मेडिसिन वगैरह बना रहे हो, ड्रग्स वगैरह बना रहे हो, उसके केस में आपको टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी। हमें पता है हम टेस्टिंग जो है रैट्स पे, मॉन्की पे एंड देन ह्यूमंस पे करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली आप ह्यूमंस पे नहीं इंजेक्ट कर सकते हो, तो इसलिए हम टेस्टिंग करते हैं पहले। तो यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट पूरा बायोटेक्नोलॉजी का। होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं।
I will solve your problem. I will try to solve your problem basically. And तब तक के लिए इसको स्टडी कीजिए. हम नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी आएंगे. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.